देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज भी और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। हम लोग A16 स्टार्ट किए थे। A16 जो है वो स्टैंडर्ड जो हमें बोरिंग के बारे में बताता है कि बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या इनकट होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमें पता है कि बोरिंग कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और ऐसे कौन कौन से कॉस्ट है जो कि बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है, उसी के लिए हम लोग ये वाला जो स्टैंडर्ड है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बोरिंग कॉस्ट के अलावा देखा था एंसिलरी कॉस्ट हो सकता है, कमिटमेंट कॉस्ट हो सकता है कि लोन लेने के बाद हम लोग कितना टाइम वेट करें, फिर बैंक के पास जाके लोन ले रहे हैं तो कमिटमेंट कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि बैंक हमारे लिए फंड जो है हटा के रख रहा है तो उसका बैंक एक चार्जेस ले लेता है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों का एंसिलरी कॉस्ट में जैसे मान लो अगर हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए लोन लिया है तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना के देगा, नॉर्मली सीए वगैरह बना के देते हैं, तो वो कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब कॉस्ट भी हम लोग का बोरिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। और उसके बाद बोरिंग कॉस्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एसेट पे। ठीक है, मतलब क्वालिफाइंग एसेट नॉन क्वालिफाइंग दोनों पे ही होगा। सॉरी, मैंने बोल दिया क्वालिफाइंग, गलत बता दिया, दोनों पे होगा। लेकिन क्वालिफाइंग एसेट पे जो इंटरेस्ट इनकट होगा, मतलब इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट के अलावा भी, तो जो बोरिंग कॉस्ट होगा वो हमें कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा, और जो नॉन क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर होगा वो पीएल में जाता है। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब जिस एसेट को बनने में एक सब्सटेंशियल पीरियड लगता है। अब सब्सटेंशियल पीरियड का कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं, या तो 12 मंथ से नॉर्मली ज्यादा होता है तो सब्सटेंशियल पीरियड मानते हैं, बाकी जो है सर्कमस्टेंसेस फैक्ट्स पे ये हर केस टू केस वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। और एक पॉइंट भी पढ़ा था कि जो हम लोग का करंट एसेट इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक, ठीक है, वो भी हम लोग का क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है अगर उसको प्रिपेयर होने में एक सब्सटेंशियल पीरियड लगता है, लाइक टिम्बर, लीकर, वाइन्स। ठीक है, ये सब। अच्छा, एक्सक्लूजन हम लोगों ने देखा था कि एक्सक्लूजन क्या है, जो रेडी फॉर इंटेंडेड मतलब रेडी फॉर यूज है, जैसा हम लोग यूज करना चाहते हैं वैसे हालत में अगर रेडी है तो उसे हम लोग क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोलेंगे तब। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन किया था। ठीक है, ये हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो किया था कि बोरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, अलग अलग कॉस्ट बताया था, वो ऐड करके हम लोगों ने देखा था। और एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वेटेड एवरेज के ऊपर, जो क्वेश्चन काफी आता है वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर के हिसाब से कैलकुलेट करके, और ये सेम वैसा ही क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने 3 केस देखा था कि अगर हम लोगों का 2 तरह का लोन है, 2 तरह का लोन का इंटरेस्ट है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा। फिर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के करवाया था, क्वेश्चन 2 जो है ये होमवर्क दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पहले डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि लास्ट क्लास से मिलता जुलता है, मतलब लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने सीखा था उसी टॉपिक पे है। इलास्ट्रेशन 2, इलास्ट्रेशन 2 का देखो, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला था। एक्स लिमिटेड बिगन कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑन 1st of Jan 2001, इट ऑब्टेन 1 लाख स्पेसिफिक लोन। देखो, स्पेसिफिक लोन का मतलब हो गया बिल्डिंग बनाने के लिए ही लिया गया लोन। ठीक है, हम लोगों ने स्पेसिफिक और जनरल लोन ये दोनों पे ही तो लास्ट दिन डिस्कस करके क्वेश्चन किया था। तो स्पेशल लोन to finance the construction मतलब building of the finance the construction of the building on 1st Jan 2001 at an interest rate of 10%। तो जो स्पेशल लोन है, मतलब स्पेसिफिक लोन बोलो या स्पेशल लोन बोलो, उस पे इंटरेस्ट 10% है। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग 2 नॉन स्पेसिफिक लोन है, कंपनी का और भी 2 लोन है, 5 लाख और 9 लाख, और 5 लाख का इंटरेस्ट है 11%, 9 लाख पे है 13%। मतलब जनरल लोन पे 2 अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे लिया गया है, और जो हम लोग का स्पेसिफिक लोन है उसका इंटरेस्ट रेट अलग है 10%। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो, द एक्सपेंडिचर दैट वेयर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वेयर एज फॉलोज। अब बिल्डिंग को बनाने के लिए कब कितना खर्चा किया गया है वो बताया गया है। जैन में 2 लाख का, अप्रैल में 2 लाख 50 का, जुलाई में 4 लाख 50 का, दिसंबर में 1 लाख 20 का। बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड बाय 31 दिसंबर 2001, बता दिया है कि बिल्डिंग 31 दिसंबर 2001 के अंदर कंप्लीट हो चुका है। Following the principles prescribed in A16 borrowing cost, calculate the amount of interest to be capitalized and pass
वन जर्नल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग। पहले तो ट्रीटमेंट भी करना है और जर्नल एंट्री भी पास करके दिखाना है कि जर्नल एंट्री क्या होगा इस ट्रीटमेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का रूल्स क्या है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि बोरिंग कॉस्ट जो है वो कितना हो रहा है और हम लोग का एसेट क्या है, क्वालिफाइंग है कि क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो क्वालिफाइंग एसेट मतलब जिस एसेट को बनने में 12 मतलब एक सब्सटेंशियल पीरियड टाइम लगता है। तो यहाँ पर बिल्डिंग बन रहा है, 1 जन को बिल्डिंग स्टार्ट हुआ है, 31 दिसंबर को खत्म हुआ है, मतलब बन के रेडी हो गया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो 31 जन को देखो, 1 जन को स्टार्ट हुआ था, 1 जन 2001 को बिल्डिंग स्टार्ट हुआ था और 31 दिसंबर 2001 को ये कंप्लीट हो गया। तो क्या ये क्वालिफाइंग होगा? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि देखो वैसे क्वालिफाइंग तो पीरियोडिकली आइडेंटिफाई करने के लिए फैक्ट्स, फिगर, सर्कमस्टेंसेस जो है ईच केस के लिए अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग नॉर्मली मान सकते हैं कि 12 मंथ से ज्यादा होगा तो वो क्वालिफाइंग एसेट माना जाता है, ठीक है। 12 मंथ या 12 मंथ से ज्यादा होता है तो उसे हम लोग क्वालिफाइंग एसेट मान लेते हैं। तो ठीक है, चलो, अब क्वालिफाइंग एसेट तो ये बन रहा है तो इसका इंटरेस्ट हम लोग को कैपिटलाइज करना पड़ेगा जो बिल्डिंग पे लग रहा है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि बिल्डिंग पे हमारा कितना अमाउंट एक्सपेंडिचर, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। जैसे देखो ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं डेट, ठीक है, डेट, यहाँ पर कौन कौन से डेट पे कितना कितना खर्चा हुआ है। अब यहाँ ना देखो एक प्रॉब्लम है, ये जो है क्वेश्चन इसमें ये नहीं बताया है कि बिल्डिंग में जब एक्सपेंसेस किया गया है, ये जैन तो बता रहा है लेकिन 1 जन या कुछ और डेट, ठीक है, डेट तो मेंशन नहीं किया इस क्वेश्चन में, डेट हम लोगों को मेंशन नहीं किया है कि ये 1 जन है या फिर किसी और डेट का बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चन का एजम्पशन ले लेंगे कि ये हम लोगों का जो है एंड ऑफ द मंथ है, मतलब 31, मतलब सॉरी फर्स्ट जैन मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एजम्पशन ले लेंगे, ये 1 जन है, ये भी 1 अप्रैल, ये भी 1 जुलाई, ये भी 1 दिसंबर। तो हम लोग जो एजम्पशन लेंगे वो लिख देंगे, ठीक है, कि हम लोग ये एजम्पशन ले रहे हैं। तो कुछ नहीं बोला है तो हम लोग 1 तारीख का एजम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। डेट, अमाउंट, वेटेड एवरेज। अच्छा, अब क्योंकि एजम्पशन हम लोग लेंगे फर्स्ट डे, एजम्पशन क्या ले रहे हैं, फर्स्ट डे, तो यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे कि एजम्पशन फर्स्ट डे 1 जन 2020, ठीक है। फिर उसके बाद 1 अप्रैल, अच्छा 21 ऐसे लिखा हुआ है तो हम भी वैसे ही लिखेंगे जैसा क्वेश्चन दे रहा है, हम लोग अपने मन से तो लिख नहीं सकते। फिर यहाँ पर 2001 अप्रैल, उसके बाद जुलाई, 1 जुलाई, जुलाई मतलब 7 20x1। अच्छा, इसके बाद है दिसंबर, अच्छा इसके बाद 2 लाख अमाउंट, 2 लाख 50, 2 लाख 50, 4 लाख 50, 4 लाख 50, और यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख 20, 1 लाख 20 की 12, 3 4 0 और, ठीक है। तो 1 लाख 20 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेटेड एवरेज निकालेंगे। वेटेड एवरेज का मतलब कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट को बाद में एक साथ कैलकुलेट करेंगे ताकि हम लोग ये माइनस स्पेसिफिक बोरोइंग, जनरल बोरोइंग का कितना यूज हुआ है वो हम लोग कैलकुलेट कर पाए। इस वजह से हमें हमेशा वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना चाहिए, ठीक है, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना पड़ता है ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि स्पेसिफिक बोरोइंग के अलावा जनरल बोरोइंग से कितना यूज करना पड़ा है। तो इसका रूल्स क्या होता है, अमाउंट इनटू टाइम, या फिर प्रिंसिपल बोल सकते हो, अमाउंट इनटू टाइम, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 लाख अमाउंट है,
टाइम कितना हो जाएगा, ये 2 लाख रुपीस, इसका मतलब हम लोग ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ये 2 लाख रुपीस कितना दिन तक जो है यूज हुआ है बिल्डिंग को बनने के लिए। तो पूरा 12 मंथ्स, 1 जन से लेके 31 दिसंबर, तो 12/12। अब देखो इसका 1 तारीख लेने का रीजन यही है, अगर हम लोग इसको 1 तारीख नहीं लेके 31 लेते हैं, ठीक है, हम लोग ले सकते हैं इसको, अगर हम लोग एजम्पशन में 31 जैन ले लेते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि यहाँ पर 11 मंथ्स लग जाएगा बिल्डिंग के लिए, और बाकी 1 मंथ्स का जो इंटरेस्ट होगा वो पीएल में चार्ज होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोगों ने ये अमाउंट जो है वो 11 मंथ्स के लिए सिर्फ बिल्डिंग में लगाया है, बाकी 1 मंथ्स के लिए नहीं लगाया, तो इसमें हमारा कैलकुलेशन जो है टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एजम्पशन करने हमें खुद दिया गया है ऑप्शन कि हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं, तो ऐसा एजम्पशन लेना चाहिए जिससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाए। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 12/12 ले लिया, तो इसका आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो 2,50,000, इसका कितना हो जाएगा अप्रैल से लेके दिसंबर तक, तो अप्रैल, पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स, 9/12, ठीक है। यहाँ पर जुलाई, तो इसका कितना होगा, देखो जुलाई से लेकर दिसंबर, जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर, मतलब 1 मंथ, 1/12, इससे हम लोग को मिल जाएगा वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हो गया 2,50,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो 1,87,500, 4,50,000 into 6/12, 2,25,000, 4,50,000 divided by 12, 37,500 plus 225, 1,87,500, 2 lakh, 6,50,000, ये टोटल देखो तो ठीक हुआ कि नहीं, 2 लाख, 1,87,500, 2,25,000, और ये गलत हुआ ना, और ये 4,50,000 लिख दिया मैंने गलती से, 1,20,000 और डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा, 10,000, तो 2 लाख, 3,87,000, 3,97,500, 3,97,500 प्लस 225, 6,22,500, ये हम लोग का हो गया वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर जो बिल्डिंग के लिए किया गया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हम लोग का कैपिटलाइजेशन जो रेट है वो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमें और एक चीज भी तो करना पड़ेगा ना, कि हम लोगों का जो वेटेड एवरेज रेट है वो कितना होगा, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। स्पेसिफिक बोरिंग कितना था वो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो स्पेसिफिक बोरिंग जो है वो हम लोगों का, अच्छा कुछ बोला तो नहीं है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये हम लोग का 5 लाख और 9 लाख है स्पेशल, अच्छा ये तो 1 लाख, हाँ 1 लाख है स्पेसिफिक बोरिंग। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, स्पेसिफिक बोरिंग या स्पेशल बोरिंग जो बिल्डिंग के लिए किया गया है वो कितना है, 1 लाख रुपीज, 1 लाख इंटू, इस पे इंटरेस्ट रेट कितना बताया, देखो 10% है ना, 10%, और ये लोन लिया कब गया था, इसका डेट बता दिया है, ये 1 जैन को लिया गया था, ठीक है, 1 जैन को लिया गया था, तो इसका पूरा 12/12 हो जाएगा, तो ये हो गया हम लोग का 10,000, ये हम लोग का हो गया 10,000, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जनरल बोरिंग से हमें कितना लेना पड़ेगा, तो जनरल बोरिंग, अच्छा तो बिल्डिंग का यहाँ पर एक्सपेंडिचर हुआ है 6,22,500, ठीक है। इसमें से 1 लाख जो है हम लोग का स्पेसिफिक बोरिंग या स्पेशल बोरिंग से मिल गया, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। तो जनरल बोरिंग का कितना पार्ट हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना पड़ेगा, 5,22,500 जो है ये कंस्ट्रक्शन के पार्ट में जाएगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हो जा रहा है बोरोइंग, बोरोइंग कॉस्ट
जो कि यहाँ पर इंटरेस्ट है, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कितना कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, तो जितना बिल्डिंग बनने के लिए यूज हो रहा है उतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। तो बिल्डिंग बनने के लिए 1 लाख तो यूज हो रहा है क्योंकि वो बिल्डिंग के लिए ही लिया गया है, उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड होगा, और जनरल बोरिंग से जितना ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड होगा। तो जनरल बोरिंग से इतना हो रहा है, कैसे पता चला, स्पेसिफिक का 1 लाख था, ठीक है। टोटल खर्चा हुआ पूरे ईयर में 6,22,500, उसमें से 1 लाख हम लोग को जनरल बोरिंग से मिल गया। अब इस पे इंटरेस्ट रेट लगाना है। तो लास्ट क्लास में लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास दो अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो, अब यहाँ पर आके तो हमें प्रॉब्लम होगा ना कि 11% लगाए कि 13%। तो ये हमें बता रहा है कि हम लोग को वेटेड एवरेज करना चाहिए, सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज, ठीक है। तो हम लोग वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट भी बोल सकते हो कि कैपिटलाइज कितने रेट से करना चाहिए। तो कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट कर, कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग को टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लोन अमाउंट करना चाहिए। तो जनरल टोटल लोन कितना है, 5 लाख प्लस 9 लाख। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 लाख प्लस 9 लाख, ये हो गया टोटल ऑफ लोन अमाउंट, ठीक है। और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, 5 लाख पे कितना इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लोन अमाउंट, ये हो जाएगा 11% प्लस 9 लाख इंटू 13%, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। तो इतना इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है इतने टोटल लोन अमाउंट पे। तो 9 लाख और 5 लाख, ये कितना हो जाएगा, 14 होगा शायद। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। ये हो गया यहाँ पर 14 लाख, और 5 लाख पे 11% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55,000। और ये बताओ 9 लाख पे 13%, 1,70,000 प्लस 55, 1,72 और 14। तो ये कितना आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, 0 पॉइंट, मतलब इस पे हम लोग इंटू 100 कर लेंगे, परसेंटेज लगा लेंगे, तो लोन का इंटरेस्ट परसेंटेज में मिल जाएगा 12.285। यहाँ पर इंटू 100 कर लेते हैं, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 12.285, मतलब 29%। तो ये परसेंटेज यहाँ पर हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। तो 5,22,500 इंटू हो जाएगा 12.29%, 64,215.25। ये हम लोग का क्या हो गया, इंटरेस्ट अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो टोटल इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कितना कैपिटलाइज्ड होना चाहिए, टोटल कर लेते हैं, 10,000 प्लस 64,215.25, मतलब ये हो जाएगा 74,215.25। ये बन गया हम लोग का टोटल इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अब क्वेश्चन में हमें एक एंट्री भी पास करने के लिए बोला है, ठीक है, कैपिटलाइज्ड एंड पास द जर्नल एंट्रीज फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट, हमें जर्नल एंट्री भी पास करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग का कॉस्ट कितना होगा। अब बिल्डिंग का कॉस्ट कितना होगा उसके लिए वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर नहीं लिया जाता है, जो कॉस्ट इनकर्ड किया गया है वो लिया जाता है, 2,00,000, 2,50,000, 4,50,000। मतलब ये जो कॉलम बना है ना यहाँ पर, इसका टोटल कर लो, एक ही बात है, इसका टोटल कर लो तो मिल जाएगा, ठीक है। ये नहीं लेना है, ये वेटेड एवरेज है कि मंथ के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इतना एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। तो 2, 2, 4, 4, 8 और 1, 9 और ये 10,20,000, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर वेटेड नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 10,20,000 प्लस 74, जो कैपिटलाइज्ड होगा इंटरेस्ट का अमाउंट 74,215.25। तो टोटल कर लेते हैं इसमें 10,94,215, ठीक है। इसका एंट्री क्या लिखेंगे,
ये हम लोग का 10,94,215 हो गया टोटल बिल्डिंग का कॉस्ट। अब हम लोग को बोल रहे हैं एंट्री पास करने के लिए, तो बिल्डिंग का कॉस्ट में क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी खर्चा लगा है वो बिल्डिंग के अकाउंट में क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट होता है ना, वैसे ही बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये बन के भी रेडी हो गया 10,94,215 पॉइंट, मेरा पॉइंट में आंसर आया 0.25, ठीक है 0.25। टू क्या करना पड़ेगा, टू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग टू बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, टू बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस टू बोरिंग कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट, टू बोरिंग कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो बोरिंग कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आ रहा है, ये है 74,215.25, 74,215.25। और बिल्डिंग का WIP में जो खर्चा लगा है, मतलब बिल्डिंग को बनाने का 10,20,000, ठीक है 10,20,000। तो ये एंट्री हमें पास करना चाहिए 10,20,000। तो बिल्डिंग टोटल जो बन के रेडी हुआ है उसका कॉस्ट हम लोग का है, बिल्डिंग टोटल जो रेडी हुआ है उसका कॉस्ट है 10,94,000, 10,94,215.25, ठीक है। और यहाँ पर जो बिल्डिंग बन रहा है, मतलब जो बना है, ठीक है, वो उसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 10,20,000, और इंटरेस्ट का इतना, मतलब दो पार्ट हम लोगों ने अलग अलग करके दिखाया। ये कब का एंट्री होगा, ये 31 दिसंबर 2001 का एंट्री होगा। मतलब एक्चुअली क्या होता है देखो, जब हम लोग इंटरेस्ट पे करते जा रहे थे बैंक का, तब इंटरेस्ट टू बैंक क्या होगा, ठीक है, जब जब इंटरेस्ट पे किया इंटरेस्ट टू बैंक। अब इंटरेस्ट क्या करते हैं हम लोग, पीएल में चार्ज करते हैं, पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पीएल में डेबिट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमें उसे एसेट में डेबिट करना है। तो यहाँ एसेट का नाम क्या है, बिल्डिंग, तो क्या हो जाएगा बिल्डिंग टू इंटरेस्ट कॉस्ट, या इंटरेस्ट या बोरिंग कॉस्ट जो भी बोलो, तो इसीलिए ये वाला एंट्री। और बिल्डिंग का जो फंड, मतलब जब बिल्डिंग WIP में था तब तो हम लोग ऐसा एंट्री किए होंगे ना, तो अब इसको क्लोज कर रही है हम लोग, ईयर एंड का एंट्री दिखा रहे हैं, मतलब क्लोजिंग एंट्री। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्डिंग WIP टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक जब हम लोग पैसा पे कर रहे थे, जो WIP बिल्डिंग का बन रहा था, मतलब धीरे धीरे ये सारे खर्चे, कभी 2 लाख, कभी 2,50,000, कभी 4,50,000, तो वर्क इन प्रोग्रेस में ऐसा था। अब जब इसे इससे बिल्डिंग बन गया तो क्या एंट्री होगा, बिल्डिंग टू बिल्डिंग WIP, ठीक है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग WIP। तो मैंने क्या किया, नेट एंट्री यहाँ पर करके दिखा दिया, अलग अलग नहीं करके दिखाया, क्योंकि कब कब इंटरेस्ट पे हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा तो हमें कुछ बोला नहीं कि कैसे इंटरेस्ट पे होगा मंथली, हमें सिर्फ एक ही एंट्री पास करने बोला है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री फॉर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट, कॉस्ट को कैपिटलाइज जो कर रहे हैं, तो ये एंट्री के थ्रू से बता दो, मतलब नेट लास्ट एंट्री बता रहा है। तो इंटरेस्ट टू बैंक हुआ होगा जब इंटरेस्ट पे करते जा रहे थे, पीएल में चार्ज नहीं करके उसे एसेट में चार्ज करो, तो बिल्डिंग टू इंटरेस्ट, ठीक है, बिल्डिंग टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को इंटरेस्ट कॉस्ट या फिर बोरिंग कॉस्ट लिखा जा सकता है, ये दोनों में से कोई भी एक। और यहाँ पर जब बिल्डिंग बन रहा था तो बिल्डिंग इन WIP में था, तो WIP टू बैंक जब हम लोग बिल्डिंग बना रहे थे और अपना खर्चा धीरे धीरे पे करते जा रहे थे, तो कभी 2 लाख, कभी 250, कभी 4,50,000, कभी 1,20,000। अब जब बन के रेडी हो गया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एसेट में पूरा वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगा, और WIP अकाउंट क्लोज हो जाएगा, तो वही वाला यहाँ पर नेट एंट्री बन गया, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, इसका हमें जरूरत नहीं है, तुम लोग चाहो तो लिख लो, ये जस्ट समझाने के लिए बोला है, लेकिन हम लोग को ओवरऑल यही वाला एंट्री पास करना चाहिए, यही सही होता है। अच्छा, ये वाला हो गया। अब हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है, कब से कैपिटलाइजेशन करना चाहिए, तो कुछ रूल्स है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो यहाँ पर लिखते हैं एस ने क्या बोला है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन के बारे में, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर देखो, द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, the capitalization of borrowing cost
should commence when all the following condition, all the following conditions are satisfied. तो अभी हम 3 कंडीशन लिखेंगे, तीनों कंडीशन फुलफिल होने से तभी बोरोइंग कॉस्ट को हम लोग कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन, एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट is being incurred. Second, borrowing costs are being incurred. Borrowing costs are being incurred. Activities that are necessary to prepare the asset for its intended use or sale are in progress. समझाते हैं ये तीनों पॉइंट का मतलब क्या है। पहले देखो क्या बोला है, द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कमेंस। कैपिटलाइजेशन का बात दिमाग में तभी आना चाहिए जब ये 3 कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है, ठीक है, या फिर सेटिस्फाइड हो रहा है। कंडीशन पहला क्या है? एक्सपेंडिचर फॉर, अगर हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, चाहे वो एक्विजिशन के लिए हो, कंस्ट्रक्शन के लिए हो या परचेज के लिए हो, क्वालिफाइंग एसेट का, क्वालिफाइंग एसेट का एक्विजिशन हो, परचेज हो या कंस्ट्रक्शन हो या प्रोडक्शन हो, इज बीइंग इनकर्ड, मतलब एसेट अभी तक चल, मतलब एसिड का बनना अभी भी जारी है, मतलब एसिड अभी भी बन रहा है, ठीक है। अगर एसिड अभी भी बन रहा है तभी हम लोग को बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड होना चाहिए, मतलब जैसे मान लो कि हम लोग इसमें कुछ नोशनल बेसिस पे नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, ऐसा बैंक कोई भी नहीं है जो बिना इंटरेस्ट के हमें लोन दे देगा। तो हम लोग लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर रहे हैं, तो बोरिंग कॉस्ट हमारा इनकर्ड माना जाता है इसमें। लेकिन अगर हम लोगों ने मान लो किसी रिलेटिव या फिर फ्रेंड से ले लिया है लोन, और वो ऐसे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स है जो हमसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अगर ऐसा हो रहा है कि ऐसा कोई फ्रेंड रिलेटिव है जिनसे हम लोग इंटरेस्ट वगैरह हमें नहीं देना पड़ रहा है, तो हम लोग बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोल रहा है अगर पे हो रहा है तो ही यहाँ पर हम लोग बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसा एजम्पशन लेते हैं, ठीक है मैंने तो मेरे दोस्त से लिया है, लेकिन बैंक से लेते तो मुझे मान लो बैंक से लेने पे 16,000 का इंटरेस्ट देना पड़ता है, या फिर मान लो 26,000 का। अब रिलेटिव या फ्रेंड से लिए तो 0, कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि रिलेटिव या फ्रेंड से ले लिए तो हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, तो बैंक से लेने से मुझे सपोज इतना इंटरेस्ट देना पड़ता तो हम इतना करके इंटरेस्ट का अमाउंट कैपिटलाइज्ड कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर सच में पे हो रहा है तभी हम लोग कैपिटलाइज्ड कर पाएंगे। अगर हम लोग किसी और से ऐसे किसी जगह से लोन ले चुके जहां पर हमें इंटरेस्ट कॉस्ट बोरो नहीं करना पड़ रहा है, बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, तो बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट, अगर बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट अगर हम लोग इनकर्ड नहीं कर रहे हैं, रियलिटी में नोशनल बेसिस पे नहीं होगा, कि अगर ऐसा होता तो फिर हम लोग इतना इंटरेस्ट पे करते तो अभी इतना कैपिटलाइज
कैपिटलाइज कर देंगे। अगर सच में हम लोग 26,000 पे कर रहे हैं एग्जाम्पल के हिसाब से, तो ही हमें बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का राइट्स है, अदरवाइज नहीं है, ऐसा हम लोगों को AS16 बता रहा है। ठीक है, अच्छा फिर ये लास्ट वाला पॉइंट देखो, एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट, एसेट बनाने के लिए जो भी एक्टिविटीज है या फिर उससे इंटेंडेड फॉर यूज, मतलब यूज में लाने के लिए जो भी एक्टिविटीज है, या फिर हम लोग अगर उसे सेल करना चाहते हैं रेडी करके, तो भी हमारा जो एक्टिविटीज है वो अगर इन प्रोग्रेस है, तभी हमें इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। मतलब देखो, सपोज हम लोगों ने लोन ले लिया है, यहाँ पर लोन ले लिया, एक एग्जांपल देखो, हम लोगों ने लोन ले लिया है 5 इयर्स का। ठीक है, लेकिन हम लोग का जो क्वालिफाइंग एसेट को, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, चाहे उसे हम लोग जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब जैसे भी करके कंस्ट्रक्शन ही मान लेते हैं एक बार, या फिर एक्वर जो भी हो, तो क्वालिफाइंग एसेट का काम जो है वो मान लो 4 साल में ही खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन लोन 5 साल का लिया हुआ है, तो इंटरेस्ट तो हमें कितने दिन का देना पड़ेगा, 5 साल का ही देना पड़ेगा, 5 इयर्स तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लोन हम लोगों ने 5 इयर्स का लिया। हाँ, अगर हम लोग लोन रीपे करते थे तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जैसे लोन रीपे भी किया जाता है, जैसे मान लो किसी ने लोन लिया है 20 इयर्स का, लेकिन वो मिडिल में अगर चाहे तो फिर मतलब उसका रूल्स होता है, ठीक है, कि हम लोग कभी भी अपना लोन को क्लोज कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। लोन क्लोज करने का रूल्स होता है, जैसे होम लोन पे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। होम लोन अगर किसी ने मान लो 20 साल का लिया था, लेकिन उसके पास पैसा हो गया, तो वो लोन का इंटरेस्ट क्यों बेयर करे, तो वो बैंक में जाके बात करके अपना लोन का अमाउंट, मान लो 10 लाख अभी भी उसे पे करना है, तो वो 10 लाख पे इंटरेस्ट क्यों देगा, 10 लाख धीरे धीरे क्यों पे करेगा, उसके पास 10 लाख है तो वो 10 लाख रीपे कर सकता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो किसी ने 30 लाख का बैंक से लोन लिया है, होम लोन, ठीक है, होम लोन लिया है। अब इसमें से मान लो उसने कितने साल के लिए लिया है, मान लो उसने 20 इयर्स के लिए लिया है। अब उसने 15 साल 15 इयर्स जो है वो इंस्टॉलमेंट के साथ साथ इंस्टॉलमेंट दिए जा रहा है। इंस्टॉलमेंट मतलब EMI, मतलब उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूडेड है। अब उसके पास अभी भी 5 साल का लोन बाकी है, लेकिन अगर उसका जितना भी आउटस्टैंडिंग लोन रह रहा है, क्योंकि पे करते जाते हैं तो ये अमाउंट भी तो कम होते जाता है ना, अब जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह रहा है, अगर वो चाहे तो रीपे करके अपना लोन अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम लोग इंटरेस्ट के साथ पे करते हैं तो हमारा अमाउंट तो ज्यादा हो जाता है ना, तो लोन अकाउंट कोई चाहे तो क्लोज कर सकता है। लेकिन मान लो कि ये अगर क्लोज नहीं कर रहे, तो इनका 5 साल का लोन है 5 इयर्स का, तो इनका 5 इयर्स तक का इंटरेस्ट इनको रीपे करना पड़ेगा। इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का काम 4 इयर्स में कंप्लीट कर लिया, लेकिन इंटरेस्ट तो और भी 1 ईयर चलेगा। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि अगर हम लोग इंटरेस्ट इसमें, इसका मतलब 4 साल तक कैपिटलाइजेशन होगा, ठीक है, कैपिटलाइजेशन होगा, उसके बाद बाकी 1 ईयर का जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो PL में जाएगा। वही बोल रहा है, एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस। जितना दिन इन प्रोग्रेस में है वो एक्टिविटीज जो क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए चल रहा है, तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड होगा। उसके बाद भी अगर लोन मेरा चल रहा है, इंटरेस्ट मुझे देते जाना है, तो वो अमाउंट हमारा PL में जाएगा, वो कभी कैपिटलाइज नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है हमेशा, ऑल, इसीलिए बता दिया देखो यहाँ पर ऑल, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑल। तो ये तीनों का तीनों पॉइंट जब क्वाली मतलब सेटिस्फाइड होगा, तभी जाके हम लोग एसेट को कैपिटलाइज कर सकेंगे। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, एसेट बोल रहे हैं, सॉरी, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइजेशन कर सकेंगे। तो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन का रीजन फिर से एक बार बता देते हैं। पहला है कि एसेट बन रहा है, ठीक है, एसेट बन रहा है, एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट इज बीइंग इनकर्ड, मतलब हम लोग एसेट बनाने के लिए ही जो है बोरिंग कॉस्ट हमारा इनकर्ड हो रहा है, एसेट बन रहा है, एसेट बनना चालू है। बोरिंग कॉस्ट अगर सचमुच का बोरिंग कॉस्ट पे कर रहे हैं, जैसे किसी ऐसी जगह से ले रहे हैं जहां इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है, तो एजम्पशन बेसिस पे, नोशनल बेसिस पे हम लोग कभी भी बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। रियलिटी में पे हो रहा है तभी कर पाएंगे। और दूसरा है कि जब तक ये एक्टिविटीज क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए चलता जाएगा, तभी तक हम लोगों को उसे कैपिटलाइज करना चाहिए। उसके बाद भी अगर लोन अकाउंट नहीं बंद है, इंटरेस्ट चल रहा है, तो फिर वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो PL में चले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 3 पॉइंट, जहां पर हमें कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन पता चला कि किस तरह से कैपिटलाइजेशन कर पाएंगे। ये 3 पॉइंट हमें कंफर्म यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है, तीनों पॉइंट होना चाहिए, कोई एक होने से नहीं चलेगा, इसलिए मैंने ऑल को यहाँ पर कवर भी कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो।
इलास्ट्रेशन 1 देखते हैं। इलास्ट्रेशन 1 यहाँ पर क्या बोला है? इलास्ट्रेशन 1 में PRN Limited obtain a loan from bank for 50 lakh on 30th April 2001. It was utilized as follows. कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड के लिए 50 लाख, परचेज ऑफ मशीन के लिए 40 लाख, वर्किंग कैपिटल के लिए 20 लाख, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक के लिए 10 लाख. कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड was completed on March 2002. The machine was installed on the date of acquisition. Delivery of truck was not received. Total interest charged by the bank for the year ending 31st March 2002 18 लाख. तो ये 50 लाख पे जो लोन लिया गया था 30th अप्रैल 2001 मतलब 1 मार्च 2001 बोल सकते हो, ठीक है. यहाँ पर लोन लिया गया था, इस पे पूरा इंटरेस्ट 18 लाख हुआ. अब हम लोग इस लोन के अमाउंट को कहाँ कहाँ यूज किए? कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड के लिए, परचेज ऑफ मशीन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक के लिए. अब यहाँ पर बोल रहा है सो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हमें बताना है कि इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा. यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ही दे दिया है 18 लाख, लेकिन 18 लाख का हम लोग को ट्रीटमेंट क्या करना है वो बताने के लिए बोला है, ठीक है. तो ट्रीटमेंट कैसा होगा वो तो डिपेंड कर रहा है. अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो हम लोग का कैपिटलाइज्ड होगा, और अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो इन दैट केस हम लोग का वो पीएल में जाएगा. तो क्वालिफाइंग है कि नहीं वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन में चलते हैं. इट इज एन एसेट दैट नेसेसरीली टेक्स ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, ठीक है. तो क्वालिफाइंग एसेट का मतलब वो एसेट हो गया जिसको हम लोग क्या करते हैं, सब्सटेंशियल पीरियड हमें जरूरत होता है उस एसेट को बनाने के लिए, या फिर मतलब जैसा हम लोग यूज करने चाह रहे हैं उस तरह से यूज करने के लिए, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर सब्सटेंशियल पीरियड मतलब हम लोगों ने पढ़ा था 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स पढ़ा था. अच्छा, 12 मंथ्स या फिर उससे ज्यादा. वैसे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, जो एज है उसमें सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है. अच्छा, अब देखो assets that are constructed for own use of enterprise like manufacturing plant, power generation facilities, ये सब क्वालिफाइंग एसेट होता है. और ऐसा स्टॉक जो हम लोगों को प्रिपेयर होने में टाइम लगाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट. और कौन सा क्वालिफाइंग नहीं है? बोल रहा है एसेट दैट आर रेडी फॉर इंटेंडेड यूज. मतलब एसेट हमारे पास रिसीव होने के साथ साथ अगर हम लोग यूज कर पाते हैं, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज. रेडी टू यूज होता है ना, वैसे जैसे कुछ मतलब ऐसा चीज जो हमारे पास बना बनाया आया, ठीक है, तो उसे हम लोग जैसा चाहे यूज कर सकते हैं. अगर ऐसा है तो वो क्वालिफाइंग एसेट में नहीं आएगा. अब यहाँ पर सबसे पहला टास्क ये है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा हमारा क्वालिफाइंग एसेट है कौन सा नहीं है. तो ये है शेड. शेड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फैक्ट्री के लिए शेड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है यहाँ पर, कंप्लीट हुआ है मार्च में. ये बता रहा है शुरू कब हुआ है, तो ये स्टार्ट कब हुआ है ये तो कुछ नहीं दिया है. मतलब मान लेते लोन लेने के बाद ही स्टार्ट किया होगा, लोन लिया है और ये काम किया गया है तो लोन लेने के बाद ही स्टार्ट हुआ है. तो 30 अप्रैल को लोन लिया गया, इसके बाद से ही इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया. कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है मार्च में, 31 मार्च बोला है कि 1 तारीख, यहाँ नहीं बोला है लेकिन मार्च बोला है. इसका भी हम बताएंगे डेट कौन सा लेने से बेटर होगा. तो हम लोग का मार्च में कंप्लीट हो गया है. अब मुझे ये बताओ क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है कि नॉट क्वालिफाइंग एसेट है? पहले तो ये आइडेंटिफाई करके बताओ. क्वालिफाइंग एसेट का मतलब जो एसेट रेडी टू यूज नहीं होगा, जिसको बनाने में रेडी होने में, रेडी टू यूज होने के लिए उसे कम से कम 12 मंथ्स या उससे ज्यादा लग सकता है, या फिर कम भी होगा तो भी होगा. सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो फिर से वही लास्ट दिन वाला मैंने बताया. अब बोलो कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड क्वालिफाइंग एसेट है कि नॉन क्वालिफाइंग, बताओ. बोलो, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट क्वालिफाइंग एसेट है कि नॉन क्वालिफाइंग एसेट है? अरे बोलो, गलत होगा तो होगा. देखो कोई कुछ नहीं बोल रहा है. अरे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट क्वालिफाइंग एसेट होगा कि नॉन क्वालिफाइंग, बस इतना ही तो पूछ रहा है. अभी तो मैंने क्वालिफाइंग एसेट तो एलाबोरेट किया ना. क्वालिफाइंग एसेट मतलब जो एसेट रेडी टू यूज नहीं है, जो बनने में
कम से कम 12 मंथ्स या उससे ज्यादा लग सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। अगर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है तो वो देख के हम लोग बताएंगे कि वो हमारा क्वालिफाइंग एसेट होगा कि नहीं। अब रेडी टू यूज होता है तो वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं शेड का, तो ये तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये तो रेडी टू यूज है नहीं। कंस्ट्रक्शन मतलब बना रहे, बना के रेडी करने में हम लोग का लग गया 30 अप्रैल से लेके अब मार्च का कितना है वो नहीं बताया है, लेकिन हमारा अगर 1 मार्च लेंगे तो वो 11 मंथ्स होगा, अगर 31 मार्च लेंगे तो हम लोग का 12 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ये 12 मंथ्स एक हम लोगों ने एजम्पशन लिया हुआ है, लेकिन ये कुछ और भी हो सकता है। तो रेडी टू यूज तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्वालिफाइंग एसेट है। नेक्स्ट तुम लोग फिर से बताने का कोशिश करो, परचेज ऑफ मशीनरी। अब यहाँ पर देखो मशीन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया है, मशीन वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन खरीदा है उसी दिन मशीन इंस्टॉल्ड हो गया। अब इंस्टॉल्ड कब करवाते, कोई भी मशीन को इंस्टॉल कब करवाते हो, जब वो यूज करने के लिए अवेलेबल है, नहीं तो बेकार में इंस्टॉल करवा के क्या होगा। इंस्टॉलेशन का काम हो रहा है मतलब क्या, वो रेडी टू यूज है। तो क्या ये क्वालिफाइंग एसेट होगा कि नॉन क्वालिफाइंग होगा, बताना चाहते हो तो बोलो, ये क्वालिफाइंग एसेट होगा कि नॉन क्वालिफाइंग होगा। तो ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट होगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमारा क्या है, ये तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब डे टू डे के एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो कैपिटल का यूज होता है उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो ये तो हमारा कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो ये हम लोग का हो गया नॉन क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, एडवांस फॉर परचेज ऑफ ट्रक, ट्रक परचेज करने के लिए हम लोगों ने क्या दिया, एडवांस दिया है। ठीक है, तो ये एडवांस पेमेंट किया गया है, और यहाँ पर बोल रहे हैं डिलीवरी ऑफ ट्रक वाज नॉट रिसीव्ड, अभी तक तो एसेट हमारे पास आया ही नहीं है, तो फिर हम लोग उसे एसेट के हिसाब से रिकॉर्ड कैसे करें, रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, फिर क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो एसेट तो डिलीवरी हुआ नहीं, हम लोगों ने सिर्फ अभी एडवांस देके बुकिंग किया होगा कि हाँ हमें ये ट्रक खरीदना है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉन क्वालिफाइंग एसेट। अगर ऐसा हो रहा है कि ये सब नॉन क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग एसेट है, तो अब हम लोग को ये पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना इंटरेस्ट है उसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड होगा, बाकी सबके केस में पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। यही हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट दिन से कि अगर हम लोग का कैपिटलाइजेशन होगा इंटरेस्ट तभी होगा अगर क्वालिफाइंग एसेट, अगर नॉन क्वालिफाइंग है तो पीएल में चला जाएगा। बस इसी चीज को हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो कैसे करके हमें करना पड़ेगा। इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 1, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट और नॉन क्वालिफाइंग एसेट। नेक्स्ट कॉलम बना लेते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, और यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट चार्ज्ड टू पीएल। अच्छा, क्या क्या बनाया है इन्होंने, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड। अच्छा, इसमें 50 लाख अमाउंट है, 50 लाख, ये क्वालिफाइंग एसेट है। अच्छा, इसके बाद हम लोग का परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन है 40 लाख, नॉट क्वालिफाइंग एसेट। अच्छा, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ये है 20 लाख, ये भी हम लोग का नॉट क्वालिफाइंग एसेट। इसके बाद एडवांस, एडवांस फॉर ट्रक, ये भी हम लोग का नॉन क्वालिफाइंग एसेट 10 लाख। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड होगा। सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाला सॉरी शेड वाला ये कैपिटलाइज्ड होगा, तो 50 लाख। अच्छा देखो कैसे करके कैलकुलेट करोगे, सिंपल, हम लोग को क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट का कितना पोर्शन कैपिटलाइज्ड होगा, तो यहाँ पर 18 लाख इंटरेस्ट,
टोटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ नहीं। 18 लाख को हम लोग ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लोन के अमाउंट के रेशियो में, यानी प्रोपोर्शनेट कर देंगे। यहाँ पर कितना हो गया 40 60 70 80, कितना हो जाएगा 5 50 और 10 60 और 40 100 लाख, तो 120 लाख। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 18 लाख का इंटरेस्ट है और 50 लाख। अच्छा एक मिनट, ये तो हम लोग का टोटल 120 लाख आ रहा है। अभी हम लोग को यहाँ पर यहाँ पर 120 करना पड़ेगा, 120 लाख। ठीक है, इनटू हो जाएगा 50 लाख, मतलब इंटरेस्ट के अमाउंट की। ये सब वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर दे दिया है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि जो लोन का रेशियोज है उसके हिसाब से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना निकल के आ रहा है, 18 लाख, 18 लाख इंटू डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, 7,50,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया 7,50,000। ठीक है, अच्छा बाकी का यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग करके दिखाना जरूरी है। हम लोग एक साथ भी करेंगे तो हमें एक ही आंसर मिलेगा, लेकिन अलग अलग करना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा अब बाकी देखते हैं। वैसे तो देखो पता चल जाएगा 18 लाख इंटरेस्ट में अगर 7,50,000 मेरा कैपिटलाइज्ड होगा तो बाकी पूरा का पूरा मेरा पीएल में जाएगा, क्योंकि बाकी कोई भी एसेट मेरा क्वालिफाइंग नहीं है। मतलब 10,50,000 आंसर होगा ये पीएल में चार्ज का टोटल। ठीक है, टोटल 10,50,000 होगा। अभी से ही हम चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि वो माइनस करने से ही मुझे पता चल जाएगा, लेकिन हम लोग को अलग अलग दिखाना चाहिए। ठीक है, तभी पूरा नंबर मिलता है। तो यहाँ पर 40 लाख जो है 120, तो यहाँ पर 18 लाख का इंटरेस्ट, तो 40 डिवाइडेड बाई 120 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 0 0 कैंसिल 3, ये हो गया 6 लाख। अच्छा फिर यहाँ पर 18 लाख इंटू ये वाला 20 लाख बाई 120 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 कैंसिल 6, यानी कि 3 लाख। ठीक है, और यहाँ पर 18 लाख इंटू ये वाला हो जाएगा 10 लाख डिवाइडेड बाई 120 लाख, 0 0 कैंसिल, और 18 डिवाइडेड बाई 12, 1,50,000। टोटल करके देख लो 10,50,000 आएगा, 6 लाख और 3 लाख, 9 लाख और 1, 10,50,000। तो इस तरह से हो जाएगा, तो ये हम लोग का पीएल में जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन करने से हमारा क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका सही होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पर हम लोग को और एक चीज भी करना चाहिए, हम दिखाएंगे। मेरे पास मैंने यहाँ पर जो पीडीएफ लिया है ना, उसमें एक जगह पे ऐसा और एक क्वेश्चन है जिसका कैसे करके आंसर लिखना चाहिए वो दिखाया गया है। जैसे ये क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो गया, लेकिन आंसर लिखने का तरीका देखो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आंसर लिखने का तरीका। तो ऐसे क्वेश्चन को लिखने से पूरा नंबर तभी मिलेगा। पहला तो ये प्रेजेंटेशन हो गया कैलकुलेशन का, ये मैंने दिखा दिया। इसके अलावा हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? इस तरह का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि क्वालिफाइंग एसेट और नॉन क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। क्वालिफाइंग एसेट यहाँ पर लिखते हैं, डिफाइन क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एंड नॉन क्वालिफाइंग एसेट। सिर्फ इतना करके आने से नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, हम लोग को पहले लिखना पड़ेगा कि क्वालिफाइंग एसेट कौन सा है, नॉन क्वालिफाइंग। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग आंसर जब देना स्टार्ट किए थे, इसलिए मैंने बोला था बोलो तो कि कौन सा क्वालिफाइंग है कौन सा क्वालिफाइंग नहीं है, पूछ रहे थे तुम लोगों से। तो यहाँ पर तुम लोग को ये बताना पड़ेगा कि क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग हम लोगों ने कैसे सोच लिया कि हाँ ये पहला वाला ही क्वालिफाइंग है बाकी सब नॉन क्वालिफाइंग है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया? तो इसके लिए डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैंने भी तो डेफिनेशन पढ़ के ही बताया तुम लोग को कि कौन सा क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइंग एसेट का मतलब तो तुम लोग को ये पूरा लिखना पड़ेगा, और ये नॉन क्वालिफाइंग मतलब एक्सक्लूजन जो है वही नॉन क्वालिफाइंग है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हो, जैसे ये जो एग्जांपल्स वगैरह उतना नहीं भी देने से चलेगा, इसको चाहो तो शॉर्टकट कर सकते हो थोड़ा सा। तो क्वालिफाइंग एसेट या नॉन क्वालिफाइंग एसेट कौन सा है पहले ये बताओ, फिर उसके हिसाब से यहाँ पर इन दिस केस कंस्ट्रक्शन ऑफ सेट इज क्वालिफाइंग एसेट एंड अदर्स आर नॉन क्वालिफाइंग एसेट। इस बात को लिख के कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, कि कौन सा इंटरेस्ट मतलब बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट कौन सा कैपिटलाइज्ड होगा कौन सा नहीं होगा। तब हम नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ
इंटरेस्ट दैट इज यहाँ पर मतलब कैपिटलाइज्ड और पीएल, ठीक है। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, तुम लोग को ऐसे लिख के नहीं आना है, ठीक है। तुम लोग को पहले क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग डिफाइन करना है, फिर इस केस के हिसाब से कौन सा क्वालिफाइंग है कौन सा नॉन क्वालिफाइंग है, फिर बताओ कि ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे करते हैं, मतलब कैपिटलाइज्ड और पीएल कब कौन सा कैपिटलाइज्ड होगा कब कौन सा पीएल होगा, उसका रूल्स भी अगर देखो तो यहाँ पर हमें एज बता रहा है कि बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन कैपिटलाइज किया जाता है क्वालिफाइंग एसेट के लिए और पीएल में चार्ज किया जाता है नॉन क्वालिफाइंग। तो हो गया पार्ट पार्ट आंसर चल रहा है। पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा क्वालिफाइंग एसेट है कौन सा नहीं है, उसके बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट इंटरेस्ट का कैपिटलाइज्ड क्वालिफाइंग के लिए करेंगे और पीएल में नॉन क्वालिफाइंग के लिए जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हमें थोड़ा सा डिफाइन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो रूल्स है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ पर अगर कोई एजम्पशन लिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, तो वो एजम्पशन हमें लिख देना पड़ेगा। जैसे कि आज का जो पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया, वहां पर एजम्पशन हमें लिखना पड़ेगा। हम लोगों ने एजम्पशन लिया है कि सारी इन्वेस्टमेंट फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है, वो नीचे लिख देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना, यहाँ पर भी हम लोग को एक एजम्पशन लास्ट में लिख देना चाहिए। एजम्पशन हम लोगों ने ये लिया हुआ है कि ऑल एक्सपेंसेस आर incurred on first day ऑफ द मंथ। ये सब लिखना पड़ेगा क्योंकि जैन दिया हुआ था, हम लोग अपने मन से 1 तारीख ले लिए, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ डे माना है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग कोई एजम्पशन ले रहे हैं तो वो भी हम लोग को मानना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ कोई एजम्पशन लिया है कि ये चेक करना पड़ेगा एजम्पशन लिया है कि नहीं, हाँ लिया है। देखो जैसे कि हम लोगों ने ये एजम्पशन लिया है कि कंस्ट्रक्शन मार्च में तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन हम लोग ये एजम्पशन ले रहे हैं 31 मार्च में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तभी हम लोग इसको क्या कर पाएंगे 12 मंथ्स और क्वालिफाइंग एसेट के लिस्ट में डाल पाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है एजम्पशन क्या लिया होगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च, ऐसा एजम्पशन लिया। दूसरा हम लोगों ने क्या लिया है, मशीन का, ये देखो यहाँ पर मशीन बोल रहा है कि इंस्टॉल्ड कर दिया है द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन एक्वायर्ड किया उसी दिन इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे मैंने बताया इंस्टॉल तभी करते हैं ना जब ये यूजेबल होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है बट अभी भी पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ है, आधा हुआ है, मतलब रेडी टू यूज नहीं बना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मशीन को नॉन क्वालिफाइंग एसेट मान रहे हैं, मतलब ये कंफर्म है कि इंस्टॉलेशन हमारा जितना भी हुआ है वो मशीन को यूजेबल बना चुका है। तो ये भी एक बार हम लोग लिख देंगे कि ये मशीन जो है, यहाँ पर लिखते हैं मशीन वाज रेडी फॉर यूज व्हेन एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल, मतलब इंस्टॉलमेंट के बाद हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, हम लोग को और कुछ दूसरा वेट करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तभी तो हम लोग ये मानेंगे ना कि ये हमारा क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का एजम्पशन ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि देखो अगर हम लोग ये मानते हैं कि मशीन रेडी टू यूज नहीं है, क्योंकि हमें बोला है इंस्टॉल्ड है बट रेडी टू यूज है हमें नहीं बोला है, तो हम लोग अगर नॉन क्वालिफाइंग मान रहे हैं तो ये रेडी टू यूज है। और अगर हम लोग इसको रेडी टू यूज है ऐसा नहीं मानते तो हम लोग इसको क्वालिफाइंग भी मान सकेंगे। तब क्वालिफाइंग अगर मानेंगे इन दैट केस हम लोग का इसका रिलेटेड इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। मतलब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तब क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे डिफाइन करना है। मैंने वहां पर आंसर ले लिया है क्योंकि वहां पर डिफाइन किया हुआ था। ये देखो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीजों को दिखाया गया है। देखो जैसे यहाँ पर बोला गया है एज पर पैरा 6 ऑफ एज 16, अगर तुम लोग को पैरा 6 नहीं याद रहता है कोई बात नहीं, एज 16 बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड as part of the cost of that asset. Other borrowing cost should be recognized as an expense in the period in which they are incurred. ये लाइन अगर कंबाइंडली लिख देते हैं तो ये लाइन से हम लोगों ने क्या बता दिया, हम लोगों ने यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट जो है वो कब कैपिटलाइज्ड होता है कब पीएल में चार्ज होता है, वो चीज हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया। फिर क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन है, क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट दैट नेसेसरी टेक्स ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। अब यहाँ पर एक स्टार दे रखा है पीरियड ऑफ टाइम पे, ये क्यों दे रखा है, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम जो है
ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये इतना कुछ तो हम लोग एक आंसर के लिए लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे मैंने क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन लिखवाया वो लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटलाइज्ड और पीएल का रूल्स है वो भी मैंने जो लिखवाया है वहां से भी लिख सकते हो, या फिर ये आंसर जब हम शेयर कर देंगे तो यहाँ से भी पढ़ के लिख सकते हो। बात तो एक ही है ना। तो मैंने बोला कि पहले क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग को डिफाइन कर लो। यहाँ पर आंसर में पहले प्रिंसिपल बता दिया है कि किस तरह से बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट होना चाहिए, कब कैपिटलाइज्ड होगा कब पीएल में जाएगा, तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आगे लिखो या इसको आगे लिखो। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बताया गया है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट का प्रिंसिपल बताया गया है कि कैसे चार्ज करना चाहिए। तो बोला है कि डायरेक्टली बोरिंग कॉस्ट क्या है, जो हमारे कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाता है ना। तो एक्विजिशन क्या हो, हम लोगों ने वो एसेट कंस्ट्रक्ट किया हो या प्रोडक्शन क्या है, लेकिन वो एसेट कौन सा होना चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब जिसको बनने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है। तो अगर ऐसा है तो कैपिटलाइज्ड होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ ऐड हो जाएगा, और दूसरा कोई बोरिंग कॉस्ट है तो उसे हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने स्टार दिखाया कि ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पीरियड ऑफ टाइम, तो वो वही बात है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हमें नहीं पता क्या हो सकता है। ये देखो, प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस, हाउएवर ऑर्डिनरीली पीरियड ऑफ 12 months इज कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम unless a shorter or longer period can be justified on the basis of the facts and circumstances of the cases। ठीक है, नॉर्मली 12 मंथ से 12 मंथ या नॉर्मली 12 मंथ्स माना जाता है। अब उससे ज्यादा या कम सर्कमस्टेंसेस, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पर बता दिया है, देखो ये क्वेश्चन भी बता देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, द कंपनी वाज ऑब्टेन इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन ऑफ 580 lakh फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रेनोवेशन ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने लोन दिया है, कैसा लोन, टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब होता है 10 साल 15 साल, टर्म होता है कितने साल के लिए। और क्यों लिया है, क्योंकि अपना जो प्लांट मशीनरी है उसको मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, उसका रेनोवेशन करना चाहते हैं। प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड ऑन 31 March 2002। लोन लेने के बाद ये जो काम के लिए इन्होंने लोन लिया था वो कंप्लीट हुआ है 31 March 2002, अमाउंटेड टू 406 लाख। अच्छा, ये 580 लाख में से 406 लाख इन्होंने यूज किया है अभी तक। 58 lakh has been advanced to supply for additional assets and the balance loan of 116 lakh has been utilized for working capital purpose। ठीक है, जैसे ये वाला भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड, वर्किंग कैपिटल और ट्रक का एडवांस के लिए, तो यहाँ पर भी वैसे ही बोला है 580 लाख का जो लोन था उसमें से 406 लाख का लोन यूज किया गया है मॉडर्नाइजेशन और रेनोवेशन के काम के लिए, जो कंप्लीट हुआ है 31 March 2002 का। क्या कौन सा चीज रेनोवेट हुआ है, प्लांट। बचा कितना, यहाँ पर चेक करो कितना लोन बच रहा है, 580 माइनस 406, तो ये लोन बच रहा है 174। ठीक है, अब इसमें से 58 लाख का एडवांस किया गया है सप्लायर को एडिशनल एसेट के लिए। ठीक है, तो माइनस कर दो 58, तो कितना बचेगा 116, वही बता रहा है। देखो बाकी 116 जो है ये वर्किंग कैपिटल के लिए यूटिलाइज्ड किया जाएगा, मतलब बिजनेस के डे टू डे जो है एक्सपेंसेस को, मतलब डे टू डे बिजनेस में जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए ये पैसा रख लिया गया है। द accountant is on a dilemma as to how to account for the total interest of 52.20, मतलब इस लोन पे टोटल इंटरेस्ट बन रहा है इतना। अब इन अकाउंटेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, ये इंटरेस्ट का कितना अमाउंट क्या करे। फिर यहाँ पर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2001, मतलब ये एप्लीकेबिलिटी दिखा रहा है, ये 2001 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वहां पर ये इंटरेस्ट का अमाउंट क्या करे, क्या पूरा पीएल में चार्ज कर दे या कुछ कैपिटलाइज वगैरह भी करना चाहिए ऑन द एंटायर इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन ऑफ 580 लाख, हमें इसका ट्रीटमेंट बताना है। तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो वर्किंग कैपिटल का हो जाएगा, तो ये वर्किंग कैपिटल तो हम लोग का कभी भी कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा, तो वर्किंग कैपिटल का जो है वो हम लोग का पीएल में चला जाएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल वाला। अच्छा, ये जो 58 लाख का एडवांस किया है सप्लायर को, तो इसमें भी अभी हमारा एसेट एक्वायर्ड नहीं हुआ है, तो ये भी हमारा पीएल में चला जाएगा। और प्लांट एंड मशीनरी का जो है, प्लांट एंड मशीनरी का जो है वो हम लोग का कहाँ पर चला जाएगा, इसको अगर हम लोग क्वालिफाइंग एसेट मानते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्वालिफाइंग है कि नहीं, तो ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है, ये भी नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। और इसको अगर हम लोग क्वालिफाइंग मान रहे हैं, क्योंकि ये 31 मार्च बोल रहा है, काम कब शुरू हुआ ये नहीं बोल रहा है, मतलब लोन कब लिया है। अब लोन अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लिया है
तो हम लोग का 1 ईयर हो जाएगा। अगर 1 ईयर हो रहा है तो हम लोग का ये क्वालिफाइंग एसेट बन जाएगा, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अंडर द मॉडर्नाइजेशन स्कीम एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 31 मार्च। तो अगर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल लिया गया है तो 12 मंथ्स हो रहा है। तो अगर इसको क्वालिफाइंग एसेट ले रहे हैं, क्योंकि इसका लोन लेने का डेट हमें नहीं बताया, अगर हम लोग मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को लिया गया है 2001 को, तो ये क्वालिफाइंग एसेट अगर बन रहा है इस बेसिस पे, तब हम लोग इसका इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। अब देखो कैलकुलेशन तो हम बताएंगे ही करके, लेकिन इसका ट्रीटमेंट देखो, इस बात को कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे करके लिखा गया है वो हम बता देते हैं। देखो वो नीचे दिया गया है, उसको पढ़ा देते हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इट इज एज्यूम्ड, एजम्पशन अगर कुछ है लिखना पड़ेगा। मैंने बोला ना, अगर एजम्पशन कुछ है तो हमें लिखना पड़ेगा। एजम्पशन क्या लिखा गया, इट इज एज्यूम्ड इन द अबव सॉल्यूशन दैट द मॉडर्नाइजेशन एंड renovation of plant and machinery will take substantial period of time, that is more than 12 months. Regarding purchase of additional asset, the nature of additional asset has also been considered as qualifying asset. अच्छा पहले ये बता देते हैं, ये लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो रेनोवेशन के लिए या फिर मॉडर्नाइजेशन के लिए जो लोन का पैसा यूज हुआ है, उस पूरे काम को कंप्लीट होने में 12 मंथ्स या उससे ज्यादा लगा है। मतलब लोन ये लोग एजम्पशन ले रहे हैं कि कुछ ना हो तो 1 अप्रैल तो लिया गया ही है, तभी 31 मार्च का कंप्लीशन 12 मंथ्स होगा। तो 12 मंथ्स हो रहा है, ऐसा अगर हम लोग मानते हैं तो इसे हम लोग क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे। फिर क्या बोल रहा है, जो हम लोगों ने एडिशनल एसेट खरीदा गया है उसको भी हम लोग चाहे तो क्वालिफाइंग एसेट मान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन पक्का नहीं है जिससे हम लोग ये बोल दें कि ये क्वालिफाइंग ही है या नॉन क्वालिफाइंग है। तो फिर जो एडिशनल एसेट परचेज हो रहा है, जो मेरा यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो सकता था, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो ये लैंड एंड परचेज ऑफ मशीन हम लोगों ने किया है, इसको अगर हम लोग मान ले कि रेडी टू यूज नहीं है, ठीक है, मशीन वाज रेडी, सॉरी रेडी टू यूज है, तभी हम लोग इसको नॉन क्वालिफाइंग मानेंगे। और अगर रेडी फॉर यूज नहीं है तो उसे क्वालिफाइंग मानेंगे, क्योंकि नॉन क्वालिफाइंग क्या होता है, नॉन क्वालिफाइंग का मतलब होता है जो रेडी टू यूज है, एसेट दैट आर रेडी फॉर इंटेंडेड यूज when acquired are not qualifying, ठीक है। इसीलिए तो अब ऑल्टरनेटिवली दोनों चीज हो सकता है। तो मैंने बोला ना, अगर हम लोग इसको क्वालिफाइंग मान के सॉल्व किए, मैंने इसे क्वालिफाइंग मान के सॉल्व करके दिखाया, नॉन क्वालिफाइंग मान के। अगर तुम लोग चाहो तो इसे क्वालिफाइंग मान सकते हो, देन तुम लोग का assumption चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑल्टरनेटिवली द प्लांट एंड मशीनरी एंड एडिशनल एसेट मे बी एज्यूम्ड टू बी नॉन क्वालिफाइंग। अब हम लोग दोनों को ही नॉन क्वालिफाइंग मान सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का रेनोवेशन अगर हम लोग ये मानते हैं कि लोन लेने के बाद 6 मंथ्स ही काम हुआ या फिर 9 मंथ्स ही हुआ, 12 मंथ्स नहीं हुआ, तो हम लोग इसको भी नॉन क्वालिफाइंग मान सकते हैं। और ये जो एडिशनल प्लांट परचेज का बात है, इसको भी नॉन क्वालिफाइंग मान सकते हैं, ऑन द बेसिस दैट रेनोवेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल एसेट विल नॉट टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। इन दैट केस द एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो अकाउंटेंट सोच रहा था क्या करे क्या नहीं करे, 52.20 लाख will be recognized as an expense in the profit and loss account for the year 31st March 2002। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च 2002 के जो फाइनल अकाउंट्स बनेंगे उसमें पूरा का पूरा वो पीएल में हम लोग चार्ज कर देंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हमें पर्टिकुलर डेट नहीं दे रहा है, कंप्लीशन और लोन लेने के गैप को हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे, तो हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं कि 12 मंथ्स लगा कंप्लीट होने में, तभी हम लोग ये कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड को क्वालिफाइंग लिया। अगर हम लोग ये एजम्पशन नहीं लेते हैं कि हम लोग का कंस्ट्रक्शन 31 मार्च को कंप्लीट हुआ, अगर हम लोग लेते हैं कि 1 मार्च को हुआ, ठीक है, जैसे बोला इन द मंथ ऑफ मार्च, तो मार्च तो हमें लेना ही है, 1 मार्च को हुआ और हमारा कुछ स्टार्टिंग जो है डेट दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में याद नहीं आ रहा है। बात इतना है कि हम लोग जो भी एजम्पशन बेसिस पे लेंगे, अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है तो दोनों केसेस अराइज लेकिन हो सकता है। लेकिन वर्किंग कैपिटल के लिए ये बात अराइज नहीं होगा, ये मत बोल दो कि वर्किंग कैपिटल या एडवांस फॉर ट्रक के लिए, हम लोग वो सारी चीजों के लिए एजम्पशन लेंगे ना जिसके लिए हमें एजम्पशन लेना जरूरी है। जैसे देखो वर्किंग कैपिटल, ये कभी हम लोग का क्वालिफाइंग एसेट हो ही नहीं सकता है, ये हमेशा नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कुछ एडवांस वगैरह दे रहे हैं सप्लायर को, जैसे यहाँ पर भी था एडवांस फॉर ट्रक था, ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रक के लिए एडवांस दिया है, अभी तक लिया नहीं है, तो अब हम लोग क्या मान ले रहे हैं यहाँ पर, नॉन क्वालिफाइंग का मतलब है कि एडवांस दिया है, अभी तक एक्वर्ड तो क्या नहीं है, एडवांस ही दिया है, बोला भी नहीं था कि ट्रक हमारा डिलीवरी हो गया, तो ये तो
आपका हमारा नॉन क्वालिफाइंग था, इसमें कोई एजम्पशन का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई एजम्पशन का हमारा जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका एजम्पशन का जरूरत होगा, जैसे हम लोग का कंस्ट्रक्शन का काम 12 मंथ्स हुआ कि नहीं हुआ, जैसे इस केस में जो रेनोवेशन वाला काम, ठीक है, तो इस तरह से हमें एजम्पशन लेना जरूरी है। जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अगर 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है मानते हैं तभी से क्वालिफाइंग मानेंगे, अगर नहीं है तो नहीं मानेंगे। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा हम लोगों ने क्या एजम्पशन लिया है, ऑल्टरनेटिवली क्या एजम्पशन ले सकते हैं। तो ये आंसर जो है जिस तरह से लिखा गया उस तरह से तुम लोग को भी एग्जाम में एजम्पशन लिखना पड़ेगा, लेकिन इतना सारा लैंग्वेज नहीं, जितना शॉर्टकट में हो सके लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पूरा लिख के आना है, सिर्फ ये कैलकुलेशन करके आने से कोई भी जो है मार्क्स उस तरह से कैरी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लोग को ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ से ही दिखा देते हैं। देखो 580 लाख का टर्म लोन है टोटल, ठीक है, तो टोटल लोन है यहाँ पर 580 लाख, और कहाँ पर कितना यूज हुआ है, टोटल इंटरेस्ट है 52.20, ये देखो बता दिया था 52.20, यहाँ पर दिखा देते हैं। टोटल इंटरेस्ट है 52.20। अब हम लोग को क्या करना है, इस इंटरेस्ट को कैसे करके एपोर्शन करें या फिर प्रोपोर्शनेट करें वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो फिर प्लांट एंड मशीनरी के लिए कितना हो जाएगा, 52.20 का कितना पोर्शन हो जाएगा, प्लांट मशीनरी के लिए खर्चा हुआ है 406 और टोटल कितना हो जाएगा 580। ये कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, 52.20 406 डिवाइडेड बाय 580, ये कैलकुलेट करने से आएगा 36.5। चाहो तो एक बार चेक करके देख लो, 52.2 इंटू 406 डिवाइडेड बाई 580, तो 36.54। तो इसमें अगर हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि ये क्वालिफाइंग एसेट है, जो कि यहाँ पर एजम्पशन क्वालिफाइंग एसेट के बेसिस पे सॉल्व है, तो हम लोग का ये कैपिटलाइज्ड होगा। अगर हम लोग ये एजम्पशन लेते हैं कि इसको बनने में 12 मंथ से कम टाइम लगा, तो ये नॉन क्वालिफाइंग अगर लेते हैं तो उस केस में यहाँ पर पीएल में चार्ज करना। दोनों आंसर सही होता है, लेकिन नॉर्मली जो जिस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तुम लोग भी एग्जाम में उसी तरह से करो कि किस तरह की चीजों को क्वालिफाइंग मान के किया जा रहा है तो चलेगा, ठीक है। बाकी अगर तुम लोग इसको नॉन क्वालिफाइंग भी कर देते हो और एजम्पशन लिख लेते हो तो कोई गलत बात नहीं, उसमें भी सही है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो ये वाला अमाउंट जो है यहाँ पर एडवांस टू सप्लायर बोला है, तो उसमें भी सेम 52.2580 और एडवांस टू सप्लायर 58 लाख है, तो यहाँ पर 52.2 डिवाइडेड बाई 580 इंटू 58, तो यहाँ पर आंसर आ गया 5.22। इसको कैपिटलाइज्ड किया गया है क्योंकि इसे माना गया है क्वालिफाइंग एसेट। अब देखो यहाँ पर सोल्यूशन क्वालिफाइंग एसेट मान के किया गया, अगर हम लोग चाहे तो इसे नॉन क्वालिफाइंग मान के भी कर सकते हैं। जैसे कि एडवांस सप्लायर फॉर एडिशनल एसेट, मैंने लास्ट जो क्वेश्चन करवाया एडवांस फॉर ट्रक, तो इसको मैंने नॉन क्वालिफाइंग मान के किया था, लेकिन इन्होंने एडवांस जो सप्लायर को दिया है एडिशनल एसेट के लिए, एसेट का नाम नहीं दिया है, जहां पर वहां ट्रक नाम दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने इसको क्वालिफाइंग मान के किया है, लेकिन नीचे एजम्पशन दे दिया, हम लोग चाहे तो नॉन क्वालिफाइंग मान के भी कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल तो ये तो नॉन क्वालिफाइंग ही होगा, इसका एजम्पशन से कोई मतलब नहीं है, तो ये हम लोग का पूरा पूरी पीएल में चला जाएगा। तो इसका ये इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल लोन अमाउंट और इतना अमाउंट कैपिटल वर्किंग कैपिटल के लिए यूज हुआ है, तो 10.44, तो टोटल ये पीएल में जाएगा और ये 41.76 कैपिटलाइज्ड होगा। और इसको अगर हम लोग नॉन क्वालिफाइंग मानते हैं, इन दैट केस ये इधर आ जाएगा, इसका टोटल बढ़ के कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15.66 हो जाएगा। बस ये चेंजेस होगा और कुछ नहीं। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, यहाँ पर आंसर का पैटर्न मैंने लिखवा दिया और एक मैंने यहाँ पर सोल्यूशन भी ले लिया है, जिसको देख के तुम लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये इलास्ट्रेशन 1 हो गया। अच्छा, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हो गया हम लोग का। इलास्ट्रेशन 1, ज्यादा इलास्ट्रेशन तो अब बाकी नहीं है। इलास्ट्रेशन 1 हो गया, इलास्ट्रेशन 2 भी हो गया, ये तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया। अभी इलास्ट्रेशन 3 भी मैंने बता दिया, ठीक है। इलास्ट्रेशन 3 जो कि सोल्यूशन के साथ था। अब है हम लोग का इलास्ट्रेशन 4 दिया हुआ है, ठीक है, इलास्ट्रेशन 4। एक सेकेंड इसको देख लेते हैं। इलास्ट्रेशन 4 क्या बोला है। अच्छा, इसके लिए एक पॉइंट लिखवाना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए एक पॉइंट लिखवाना पड़ेगा शायद, नहीं ठीक है, देख लेते हैं पहले क्या बोला है क्वेश्चन। टेक लिमिटेड हैज बोरोड 30 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001-2। तो टेक लिमिटेड बोल के जो कंपनी है, ठीक है, टेक लिमिटेड बोल के जो कंपनी है, उन्होंने बोरो किया है 30 लाख, ठीक है, बोरो किया है 30 लाख
और SBI से बोरो किया है, ये 2001-2 में इन्होंने बोरो किया, ठीक है। फिर द बोरोइंग आर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ गिव लिमिटेड, ठीक है। गिव लिमिटेड बोल के और एक कंपनी है, इनके शेयर परचेज कर लिए। इन्वेस्ट इन शेयर्स का मतलब ये टेक लिमिटेड ने इनका शेयर जो है परचेज कर लिया है, ठीक है। और ये इस सब्सिडियरी कंपनी ऑफ टेक लिमिटेड, मतलब इन दोनों में रिलेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये होल्डिंग कंपनी है और ये क्या है, सब्सिडियरी कंपनी है। मतलब लोन लेके अपने सब्सिडियरी कंपनी का शेयर, मतलब शेयर खरीद के सब्सिडियरी कंपनी बन चुका है, व्हिच इज इंप्लीमेंटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। अब ये सब्सिडियरी कंपनी जो है, यहाँ पर देखो कॉमा दिया था ना, द बोरोइंग आर यूज्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ गिव लिमिटेड, ए सब्सिडियरी कंपनी ऑफ टेक लिमिटेड। इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया टेक गिव लिमिटेड में, वो इनकी सब्सिडियरी कंपनी है, विच इज इंप्लीमेंटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। कौन कर रहा है फिर, गिव लिमिटेड। गिव लिमिटेड ने एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट करने का सोच रखा है, मतलब किया है, इंप्लीमेंटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, जिसका कॉस्ट है एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 50 लाख। न्यू प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो है 50 लाख। एज ऑन 31 मार्च 2002, मतलब यहाँ पर सिंस द सेड प्रोजेक्ट वाज नॉट कंप्लीटेड, ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था तो 31 मार्च 2002 तक ये नॉट कंप्लीटेड है। जो प्रोजेक्ट बन रहा था वो नॉट कंप्लीटेड है। अब क्या बोल रहे हैं, द डायरेक्टर ऑफ टेक लिमिटेड resolved to capitalize the interest acquiring on borrowings amounting to 4 lakh and add to its cost of investment। क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है जो अकाउंट डायरेक्टर है टेक लिमिटेड के, टेक लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी, उन्होंने क्या सोचा है, रिजॉल्व टू कैपिटलाइज द इंटरेस्ट जो बन रहा है लोन अमाउंट पे। कौन सा लोन अमाउंट, जो इन्होंने 30 लाख बोरो किया था और उसको अपने सब्सिडियरी कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दिया, उस पे जो इंटरेस्ट हुआ है वो है 4 लाख। बोल रहा है कैपिटलाइज कर देंगे द इंटरेस्ट एक्वायरिंग ऑन बोरोइंग अमाउंट टू 4 लाख एंड एड इट टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में इसे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट कहाँ से आ गया, पहले वो समझते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट कहाँ से आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, आंसर हम लोग यहाँ से पढ़ के ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कुछ कैलकुलेशन तो होगा नहीं, हमें सिर्फ लिख के समझाना है। तो दो कंपनी है, एक है टेक लिमिटेड और एक है गिव लिमिटेड, ठीक है। ये है होल्डिंग, ये है सब्सिडियरी। इनका एक नया प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट है, जो कितने का है, न्यू प्रोजेक्ट जो है वो 50 लाख का न्यू प्रोजेक्ट है, 50 लाख। और नॉट कंप्लीटेड एज ऑन, कब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, एज ऑन 31 मार्च 2002, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, टेक लिमिटेड ने लिया है एक लोन का अमाउंट कितना है, लोन का अमाउंट है 30 लाख, ठीक है। लोन का अमाउंट है 30 लाख और ये पैसे को यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मतलब इन्वेस्ट तुम लोगों से पूछना चाहिए था मुझे, जो भी हो, इस पैसे से इस कंपनी का क्या कर लिया है, शेयर परचेज कर लिया, शेयर परचेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और कुछ नहीं बोला है, अब बोल रहा है कि जो डायरेक्टर है टेक लिमिटेड के, ठीक है, डायरेक्टर जो है टेक लिमिटेड के, इन्होंने देखा कि इस लोन पे इंटरेस्ट कितना आया, इस लोन पे इंटरेस्ट हो रहा है 4 लाख, ठीक है। कितने टाइम पीरियड का, पूरे 1 ईयर का दिखा रहा है यहाँ पर, 2001 2002, ठीक है, 1-2 का 2001-2002 में इंटरेस्ट आया 4 लाख। अब ये सोच रहे हैं कि इस 4 लाख को क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड करेंगे, ठीक है। कैसे कैपिटलाइज्ड करेंगे, 4 लाख को ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। इस 4 लाख को डायरेक्टर, इस कंपनी के जो डायरेक्टर है वो चाहते हैं कि हम लोग इस 4 लाख को क्या कर दे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दे,
ऐड कर दे, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट का बात कहाँ से आया, देखो इन्होंने शेयर इशू किया होगा, गिव लिमिटेड ने क्या किया होगा, शेयर इशू किया होगा, तभी तो जाके इन्होंने शेयर परचेज किया होगा। तो इन्होंने जब शेयर इशू किया, इनके लिए क्या जनरेट हुआ, इनके लिए जनरेट हुआ होगा कैपिटल, ठीक है, इनके लिए क्या जनरेट हुआ होगा, कैपिटल, और उस कैपिटल को वो नए प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया जो कि इनकी सब्सिडियरी कंपनी है, तो इनके लिए ये 30 लाख क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। किसी कंपनी का शेयर खरीदना दूसरे किसी कंपनी या इंडिविजुअल पर्सन जो भी हो, यहाँ कंपनी दिया है तो उनके लिए तो इन्वेस्टमेंट है। तो टेक लिमिटेड के लिए ये 30 लाख का शेयर परचेज करना क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और जो गिव लिमिटेड है उन्होंने जितना भी शेयर इशू किया है उसमें से इन्होंने शेयर ले रखा है कितने का, 30 लाख का, ये पता चल रहा है। बाकी और बाहर वाले लिए होंगे, इन्होंने जरूर 30 लाख का अगर शेयर लिया है या फिर पहले से भी और ले रखा है तो 50% से ज्यादा होगा, तभी ये होल्डिंग कंपनी होगी इसकी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, शेयर इशू करके जो भी कैपिटल रेज हुआ है उस कैपिटल को क्या किया है, न्यू प्रोजेक्ट में लगा दिया, लेकिन प्रोजेक्ट इन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। अब डायरेक्टर बोल रहे हैं कि हम इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर तो दे दिया है, इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड करने का सोचा है। अब इंटरेस्ट का रूल्स क्या है, अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट में ऐड करने का मतलब तो इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को बढ़ा देना। मैंने अगर कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, वो शेयर हो सकता है, कोई डिवेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और उसको हम खरीदने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, कैपिटलाइज्ड का मतलब इन्वेस्टमेंट को खरीदने तक का जो भी पैसा हमारा लग रहा है वो ऐड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए क्या क्या खर्चा लग सकता है पता है, जैसे देखो ब्रोकरेज लग सकता है, अगर हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं ना तो हमें क्या लग सकता है, ब्रोकरेज लग सकता है। कुछ जो है टैक्सेस ड्यूटीज वगैरह लग जाता है इन्वेस्टमेंट, जैसे शेयर खरीदोगे तो टैक्स लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह, तो शेयर खरीदना भी तो इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड खरीदते हैं, ठीक है, डिवेंचर खरीदते हैं तो हमें इंटरेस्ट दे के खरीदना पड़ सकता है, ब्रोकरेज वगैरह दे के खरीदना पड़ सकता है, और ये सब इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में ऐड हो सकता है। लेकिन ये इंटरेस्ट, ये तो लोन लिया था हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए, अब उससे जनरेट हुआ इंटरेस्ट ये इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में वही चीज ऐड होता है जो इन्वेस्टमेंट को एक्वायर्ड करने के लिए लगा है। अब देखो इसके लिए हमें थोड़ा एज 13 पता होना चाहिए, जो अभी तक मैंने नहीं करवाया। एक्चुअली एज 13 से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर प्रैक्टिकली ज्यादा होता है, जिनका है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट जब करवाया जाता है तब वहां पर एज 13 का जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया है तो हम एक बार बता देते हैं कि इसमें आंसर सिर्फ एज 16 के हिसाब से नहीं होगा, एज 13 के हिसाब से भी होगा। एज 13 हम लोग नेक्स्ट जो है डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर बोला है एज पर एज 13 के हिसाब से क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जैसे ये बोरिंग होता है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हमें क्या बताता है, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्विजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज। जैसे देखो हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो उसमें हम लोग कार्टेज हो सकता है, फ्रेट हो सकता है, कैरेज इनवर्ट हो सकता है, मतलब जब तक एसेट हमारे पुट टू मतलब अवेलेबल फॉर यूज नहीं होता है तब तक जो भी खर्चा ऐड होता है ये हम लोग का क्या हो जाता है, ये हम लोग का एसेट के दाम के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे ये हम लोगों ने ये 10 में भी पढ़ा है, 11 12 में भी जब तुम लोग डेप्रिसिएशन करते हो वहां भी देखा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फाउंडेशन जिन्होंने किया है उन्होंने भी देखा है कि एसेट के दाम में क्या क्या ऐड होता है। जब हम लोग फिक्स्ड एसेट को एक्वायर करते हैं तो एक्वायरिंग कॉस्ट में क्या परचेज कॉस्ट होता है, नहीं उसके अलावा भी होता है ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट जब परचेज करते हैं तो एज 13 बता दिया है, जैसे फिक्स्ड एसेट के लिए एज 10 होता है वैसे इसके लिए एज 13 बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में क्या क्या ऐड होगा। इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में ब्रोकरेज ऐड हो सकता है, फीस ऐड हो सकता है, ड्यूटीज मतलब टैक्सेस वगैरह। इन द प्रेजेंट केस टेक लिमिटेड हैज यूज्ड बोरोड फंड फॉर परचेजिंग शेयर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी गिवन लिमिटेड 4 लाख गिवन लिमिटेड। यहाँ पर फुल स्टॉप है, बोल रहा है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में टेक लिमिटेड जो है उन्होंने अपना बोरोड फंड मतलब 30 लाख जो है उसको यूज किया है अपने सब्सिडियरी कंपनी गिवन लिमिटेड का शेयर परचेज करने में। अब क्योंकि
बोरो किया है तो इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है देखो 4 लाख इंटरेस्ट पेबल बाय टेक लिमिटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इंटरेस्ट कौन पे करेगा? जो इंटरेस्ट लिया है, लोन लिया है, लोन कौन लिया है? टेक लिमिटेड। किसको पे करेगा? एसबीआई को, क्योंकि इन्होंने एसबीआई से लोन लिया है। अब यहाँ पर बोल रहा है कैन नॉट बी कॉल्ड एज एक्विजिशन चार्जेस। इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदने के चार्जेस में जोड़ नहीं सकते। देयरफॉर कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट के दाम में ऐड करो। अब इन्वेस्टमेंट के दाम में ये ऐड नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का प्राइस में क्या क्या ऐड हो सकता है? इन्वेस्टमेंट खरीदने जाने के लिए अगर कोई ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, टैक्स, कुछ अलग फीस, ड्यूटीज हमें अगर देना पड़ रहा है, जैसे ब्रोकर कंपनी के थ्रू से खरीदते हैं तो हमें कभी कभी जो है ब्रोकरेज वगैरह देना पड़ता है ना, वो ही ब्रोकरेज होता है। ठीक है, फीस, ड्यूटीज मतलब टैक्सेस वगैरह अगर कुछ देना पड़ रहा है, जैसे शेयर बेचते भी हो तो भी टैक्स कटता है, जब परचेज करते हो तो भी थोड़ा बहुत जो है टैक्स कटता है। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा इन्वेस्टमेंट को परचेज का बात कर रहे हैं, अभी सेल का छोड़ो, परचेज करने में ये सब कॉस्ट होता है, कभी भी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आता है। फिर ये हो गया एज 13 के हिसाब से, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है एज 13, लेकिन ये समझ में आ रहा है। ठीक है, जब पढ़ोगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन एज 16 के हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? एज 16 जो बोरिंग कॉस्ट को लेकर डील कर रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वालिफाइंग एसेट जो है वो होगा तभी ना उसके कॉस्ट में हम लोग उसे कैपिटलाइज्ड करेंगे। तो क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या होता है? Qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. तो यहाँ पर हम लोग खरीदे क्या है? शेयर खरीदे। ठीक है, सिंस शेयर आर रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। अब शेयर को क्या कुछ रेडी करना पड़ेगा? ये तो रेडी टू यूज है, इसको रेडी करना है, इस पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, इस पे कुछ और एप्लीकेशंस करना है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट वो होगा जो हम लोगों को रेडी टू यूज करने के लिए कुछ एक सब्सटेंशियल टाइम लगेगा, जैसे कि 12 मंथ्स या उससे ज्यादा। लेकिन शेयर तो रेडी टू इंटेंडेड यूज है, इसको तो रेडी करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखो, shares for its intended use at the time of sale, it cannot be considered as qualifying asset that can be enable a company to add the borrowing cost to the investment। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, शेयर्स जो है क्योंकि वो रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है, और जब हम लोग बेचने जाएंगे तब भी रेडी टू इंटेंडेड यूज है। ठीक है, मतलब जिसको बेचेंगे उसके लिए भी रेडी टू इंटेंडेड यूज है। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग एसेट, इसीलिए शेयर परचेज करना ये कोई क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं। ठीक है, तो जब क्वालिफाइंग एसेट है ही नहीं तो 4 लाख का इंटरेस्ट हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ये क्या है? नॉट क्वालिफाइंग एसेट है। अब अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो इसको हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर सकते, कैपिटलाइज्ड जो है वो नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? देयरफॉर द डायरेक्टर ऑफ टेक लिमिटेड कैन नॉट कैपिटलाइज द बोरिंग कॉस्ट एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेदर इट हैज टू बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इसको हम लोग पीएल में चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे? इसको हम लोग चार्ज कर देंगे पीएल में, पीएल में। ठीक है, तो ये तो मैंने अलग अलग तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर एक ड्रॉ करके बता दिया, लेकिन तुम लोग को आंसर जब लिखना है जैसे यहाँ पर बताया गया उस तरीके से लिखना है। इसलिए मैंने आंसर भी ले लिया, क्योंकि इसको इतना लिखवा के क्या होगा, मुझे समझाना था, मैंने बोल दिया। अब ये सब चीज लेकिन लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर तुम लोग बिना लिख के ऐसे ही जब जस्ट गो थ्रू करोगे तो सही प्रॉपर लैंग्वेज के साथ नहीं लिख पाओगे। तो स्टैंजा वाइज लिखना चाहिए हमेशा। एस का आंसर पहले लिखना चाहिए, एस हमें क्या बोल रहा है, जो एस एप्लीकेबल हो रहा है क्वेश्चन पे, एस हमें इस बारे में क्या बोल रहा है, और इस केस मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, और उसके बाद उसके हिसाब से ये दोनों को मिक्सड अप करके अपना कंक्लूजन ऐसे बताना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एस आ गया, और एस 13 ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, जो कि हमारे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है, अभी तो हम लोग एस 16 ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, और ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या बोला है? ऑन 1 अप्रैल 2001 अमेजिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑब्टेन ए लोन ऑफ 32 करोड़ टू बी यूटिलाइज्ड एज अंडर। इन्होंने एक लोन लिया है 32 करोड़ का, और उसका यूटिलाइजेशन बताया है कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग अक्रॉस 2 सिटीज। अच्छा हाँ, इसके पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि सीजेशन क्या होता है, तभी जाके ये समझ में आएगा। अच्छा, पहले ये पॉइंट बताएंगे तब जाके हम लोग क्वेश्चन 12 जो है वो कर सकते हैं, सीजेशन। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें थियोरिटिकली लिखना पड़ेगा, तो दिखाते हैं। एक सेकेंड।
सस्पेंशन, पहले सस्पेंशन पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर सीसेशन पढ़ेंगे। सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन अगर हम लोग कर रहे हैं इंटरेस्ट का, मतलब बोरिंग कॉस्ट का, इंटरेस्ट सिर्फ नहीं होता है, बहुत सारा चीज बोरिंग कॉस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारा इंटरेस्ट ही निकल के आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इंटरेस्ट ही बोल दिया, लेकिन बोरिंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं होता है। तो कब हम लोग कैपिटलाइजेशन करना बंद कर देंगे? अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन कर रहे थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, ये कब पॉसिबल है कि हम लोग कैपिटलाइजेशन कर रहे थे अभी नहीं कर रहे? आप कैपिटलाइजेशन क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि वो हमारा क्वालिफाइंग एसेट होगा। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं जनरल रूल। तो जनरल रूल हमें क्या बता रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग extended periods in which active development is interrupted। समझाते हैं क्या होता है, और एक पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं, इससे इसी के साथ है उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्शन। फिर ये पूरा सस्पेंशन पूरा पॉइंट ही हम समझाते हैं। एक्सेप्शन में लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट should be suspended कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, सॉरी, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट मैंने थोड़ा सा कर दिया। ये थोड़ा सा हटेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट is not normally is not normally is not normally suspended during period when substantial technical and administrative work is being carried out Next, when a temporary delay is necessary part of the process of getting an asset ready for its intended use or sale. Example, capitalization continues during extended period needed for inventories to mature
or the extended period during which high water levels delay construction of a bridge if such high water level are completed are if such high water levels are क्या लिखा है capitalization continues during extended period needed for inventories to mature or the extended period during which high water levels delay construction of a bridge if such high water level are यहाँ पर ये यहाँ पर थोड़ा सा एक जगह रख दो देखते हैं एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन पीरियड in geographical region involved. एक मिनट यहाँ पर आर कॉमन यहाँ पर होना चाहिए तब जाके एग्जाम्पल पूरा हो ठीक है अब देखो समझाते हैं यहाँ पर ये पूरा पॉइंट समझाते हैं पहले हम बता देते हैं ये किस टॉपिक पे है ठीक है यहाँ पर पूरा सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन कर रहे थे हमारे बोरिंग कॉस्ट का इसे हमें अगर कभी रोक देना चाहिए तो कब हो सकता है कि ये सस्पेंशन लग जाए ठीक है जैसे देखो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मान लो एक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे जो 1 अप्रैल 2000 से शुरू हुआ 31 मार्च 2021 तक चलने वाला था ठीक है अब बीच में क्या हुआ हम लोग का काम बंद हो गया कब से कब तक अब मान लो यहाँ पर 1 अगस्त से लेके और यहाँ पर 31 ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का काम क्या हो गया है यहाँ पर लिख देते स्टॉप हो गया ठीक है ड्यूरिंग दिस पीरियड तो यहाँ पर अगर काम बंद हो गया है तो हम लोग को क्या करना चाहिए बोरिंग कॉस्ट को यहाँ पर देखो फिर हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा अभी देखो हम लोग का जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था हम लोगों ने मान लो लोन लिया है ठीक है लोन लिया है और हम लोग जो एसेट बना रहे हैं वो हम लोग का क्वालिफाइंग एसेट है ठीक है हम लोग का जो एसेट बन रहा है वो क्वालिफाइंग एसेट है अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो हम लोग का इंटरेस्ट जो है वो क्या होना चाहिए वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए ठीक है तो कैपिटलाइज्ड होगा ऐसा ही हम लोगों ने सोचा था क्योंकि हम लोग का क्वालिफाइंग एसेट है लेकिन बीच में क्या हुआ कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया तो अगर कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया है तो हम लोग को इस बोरिंग कॉस्ट को क्या करना चाहिए तो यहाँ पर लिखते हैं तो इस पीरियड का बोरिंग कॉस्ट जो होगा जहां पर काम पूरा बंद हो चुका है इस पीरियड का जो बोरिंग कॉस्ट होगा उस बोरिंग कॉस्ट को हम लोग क्या करें क्या इसको हम लोग कैपिटलाइज्ड करें या फिर इसको हम लोग कैपिटलाइज्ड करना बंद कर दें मतलब नॉट कैपिटलाइज्ड करें ठीक है ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये इसी पॉइंट पे है कि सस्पेंशन अगर लग जाता है काम पे ठीक है तो बोरिंग कॉस्ट अगर कैपिटल बोरिंग कॉस्ट को क्या करना चाहिए उस पीरियड के बोरिंग कॉस्ट को क्या करना चाहिए कैपिटलाइज्ड करें या नहीं करें ठीक है अब यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करें या नहीं करें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि ये काम बंद क्यों हुआ ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे रीजन ठीक है रीजन फॉर
सस्पेंशन, ठीक है, काम क्यों बंद हो गया, ठीक है, काम अचानक से बंद क्यों हो गया वो ढूंढना है। अब रीजन हमारा दो तरह का हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, रीजन हो सकता है एक अवॉइडेबल, एक नॉन अवॉइडेबल, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अवॉइडेबल और एक हो जाएगा अनअवॉइडेबल। तो रीजन ढूंढेंगे, उसके बेसिस पे ही डिसाइड करेंगे कि कैपिटलाइजेशन करें कि नॉट कैपिटलाइजेशन, मतलब पीएल में चार्ज करते। तो अवॉइडेबल रीजन था कि नॉन अवॉइडेबल रीजन था, तो अवॉइडेबल रीजन का मतलब हो जाएगा कि हम लोग का ये एबनॉर्मल सिचुएशन था, मतलब हम लोग खुद चाहे तो इसे रोक नहीं सकते हैं। अनअवॉइडेबल का मतलब जो है नॉर्मल सिचुएशन था, मतलब हम लोग चाहे तो इसे रोक सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो अवॉइडेबल रीजन है, जो हम लोग चाहे तो भी रोक नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा। अनअवॉइडेबल है तो जिसका मतलब हम लोग अगर चाहे तो रोक सकते हैं, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पर देखो, अवॉइडेबल का मतलब क्या हो जाएगा, अनअवॉइडेबल का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब जो पार्ट ऑफ वर्क भी हो सकता है, ठीक है, पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। अगर हम लोग का अनअवॉइडेबल है ना, ये हम लोग का पार्ट ऑफ जो वर्क है वो भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन के काम ऐसे होते हैं कि कुछ दिन कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, सीमेंट वगैरह से जो छत वगैरह ढलाई होता है ना, उसके बाद कुछ दिन काम बंद रहता है, क्योंकि वो जब तक छत पक्का नहीं हो जाता है फिर उसके ऊपर काम करना नहीं पॉसिबल होता है, ठीक है। तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि कुछ दिन के लिए वो जो है वो काम जो है पूरा सही हो जाए, ठीक है। तो वो जो ढलाई वाला काम होता है, छत जो बनाया जाता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग को कुछ दिन के लिए काम लेकिन बंद करना पड़ सकता है, किया भी जाता है। तो पार्ट ऑफ वर्क होगा, जो नॉर्मल बात है कि मतलब पार्ट ऑफ वर्क है, हमें काम बंद करना पड़ रहा है, ये एक रीजन हो सकता है। अनअवॉइडेबल का मतलब सॉरी अवॉइडेबल का मतलब जो हम लोग रोक नहीं सकते, एबनॉर्मल। देखो अब यहाँ पर हम पढ़ के बता देते क्या लिखा है मैंने। जनरल रूल्स हमें क्या बताता है कैपिटलाइजेशन के बारे में। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड। मतलब नॉर्मल रूल्स ये बता रहा है कि अगर हम लोगों का काम बंद है तो उस पीरियड में हम लोग कैपिटलाइज क्यों करें बोरिंग कॉस्ट का। मतलब ये देखो यहाँ पर हमें नॉर्मल रूल्स मतलब रीजन अगर नहीं ढूंढते हैं, काम बंद है तो बोरिंग कॉस्ट को क्या करो, पीएल में चार्ज कर दो, कैपिटलाइज क्यों करोगे। अगर हमारा एसेट बनने का काम ही बंद है, क्वालिफाइंग एसेट होगा तभी तो वो कैपिटलाइज होगा। अगर ये एसेट बनने का काम ही बंद हो गया है तो उससे रिलेटेड उस पीरियड के इंटरेस्ट को पीएल में चार्ज कर देंगे, क्योंकि हमें नॉर्मल रूल्स बोल रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट के लिए होगा तभी हमें इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ये हमें जनरल रूल्स बोल रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट है और भी कुछ हो सकता है, शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड। जब एक्टिव डेवलपमेंट का काम बंद है उस मोमेंट में हमें कैपिटलाइजेशन और बोरिंग कॉस्ट रोक देना चाहिए, ये जनरल रूल्स पर बोल रहा है। बट एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन का मतलब रीजन के बेसिस पे इस बात को अप्लाई करना। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट इज नॉट नॉर्मली, आगे पढ़ते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट इज नॉट नॉर्मली सस्पेंडेड ड्यूरिंग पीरियड when substantial technical and administrative work is being carried out, ठीक है। तो बोल रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट जो है वो नॉर्मली सस्पेंड नहीं किया जाता है ड्यूरिंग पीरियड व्हेन सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज कैरिड आउट, लेकिन व्हेन ए टेम्पोररी डिले इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जैसे मैंने बोला कि ढलाई हो रहा है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वेट करना पड़ेगा 2-3 दिन, उसके बाद ही आगे का काम कर सकते हैं। व्हेन ए टेम्पोररी डिले इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल, ठीक है। हम लोग जो एसेट बना रहे हैं उसी का पार्ट ऑफ वर्क है, मतलब उसी का पार्ट है, प्रोसेसिंग पार्ट में ही वो आता है कि हमें कुछ दिनों के लिए काम जो है स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तब हमारा एक्सेप्शन जो है वो निकल के आता है, ठीक है। हम लोग रीजन के हिसाब से करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूज ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड नीडेड फॉर इन्वेंट्रीज टू मैच्योर और द एक्सटेंडेड पीरियड ड्यूरिंग विच हाई वर्ड। मतलब देखो एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसी कोई इन्वेंट्रीज जिसको
उसको बनने में मतलब मैच्योर होने में टाइम लगेगा। तो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रखना है ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड नीडेड फॉर, मतलब इन्वेंट्रीज को पूरा बनने के लिए हम लोगों ने सोचा था कुछ एक टाइम लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा भी अगर लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते जाएंगे क्योंकि इन्वेंट्रीज अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। या फिर और एक एग्जांपल, एक्सटेंडेड पीरियड ड्यूरिंग व्हिच हाई वाटर लेवल्स डिले कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा था लेकिन क्या हो गया, वाटर लेवल बढ़ गया तो ब्रिज का काम कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि अगर पानी बढ़ जाएगा तो फिर ब्रिज बनना पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ दिन के लिए ब्रिज का काम बंद हो गया। इफ सच हाई वाटर लेवल आर कॉमन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड इन जियोग्राफिकल रीजन इन्वॉल्व, मतलब जहां पर ब्रिज बन रहा है वहां पर जियोग्राफिकल कंडीशन ही ऐसा है, मतलब ये हम लोग चाहे तो भी अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है। तो अगर जियोग्राफिकल रीजन ही ऐसा है कि वहां पर वाटर लेवल बढ़ जाना एक कॉमन बात है, वहां ब्रिज बन रहा था, अब वाटर लेवल बढ़ गया तो काम कैसे होगा, तो फिर ब्रिज का काम बंद रखना पड़ेगा। लेकिन बंद रखने का मतलब नॉर्मल सिचुएशन होता है कैपिटलाइजेशन करना बंद कर दो, लेकिन रीजन अगर हमारा नॉर्मल है, ठीक है, रीजन मतलब हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग रोक नहीं सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तब हम लोग उसको कैपिटलाइज करते कर सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कैपिटलाइजेशन रख सकते हैं। अगर अनअवॉइडेबल है तो हम लोग जैसे कि जियोग्राफिकल जगह ही जियोग्राफिकली ऐसा है कि वो पानी वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो फिर हम लोग क्या करें, अब उसके वजह से काम बंद है, हम लोगों ने जानबूझ के काम बंद नहीं किया, उस वजह से काम बंद है। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन है मतलब नेचुरल मैटर है जो हमारे हाथों में नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग कैपिटलाइज करते जाएंगे बोरिंग कॉस्ट को। लेकिन अगर हमारा अवॉइडेबल सिचुएशन था उसके वजह से काम बंद हो गया, जैसे मान लो स्ट्राइक हो गया, ठीक है, अवॉइडेबल जैसे मान लो यहाँ पर स्ट्राइक हो गया, लेबर का स्ट्राइक हो गया और उस वजह से काम 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स बंद है, तो उस पीरियड में अगर हम लोगों ने क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए बोरो किया है तो बोरिंग कॉस्ट हम लोग उस पीरियड जितने दिन बंद है उस पीरियड में हम लोग उसे कैपिटलाइज नहीं करके पीएल में चार्ज करेंगे, ठीक है। तो रीजन हमें समझना पड़ेगा, रीजन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हमें कैपिटलाइज करना चाहिए या कैपिटलाइजेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हम लोग का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इस ये क्वेश्चन इसी मैटर पे है, क्वेश्चन नंबर 12 ये बता देते हैं। देखो यहाँ पर बोला है 1 अप्रैल 2001 अमेजिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ऑब्टेन ए लोन ऑफ 32 करोड़, इन्होंने एक 32 करोड़ का लोन लिया है यूटिलाइज्ड एज अंडर, और उसका यूटिलाइजेशन कुछ इस तरह से, कंस्ट्रक्शन ऑफ सी लिंक अक्रॉस 2 सिटीज, 2 शहर के बीच में सी लिंक बनाया जा रहा है, ठीक है। वर्क वाज हेल्ड अप टू टोटली फॉर ए मंथ, 1 मंथ के लिए काम जो है वो हेल्ड अप मतलब बंद था ड्यूरिंग द ईयर, किसी एक साल में, मतलब जिस साल ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस साल 1 मंथ के लिए ये काम बंद था ड्यू टू हाई वाटर लेवल, ठीक है। 25 करोड़ इसमें इन्वॉल्व था। परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन 3 करोड़, और इन्होंने जो लोन लिया है उसमें से 3 करोड़ का परचेज किया इक्विपमेंट और मशीन। उसके बाद वर्किंग कैपिटल पे 2 करोड़ का लोन यूज हुआ है, परचेज ऑफ व्हीकल, एडवांस फॉर टूल्स क्रेन एटसेट्रा, परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। हमें बोला है ट्रीटमेंट बताओ कि इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट टोटल 80 लाख है और जो बोरिंग कॉस्ट है उसे इतने जगह पे यूटिलाइज किया गया है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा बोरिंग कॉस्ट का। तो हम लोगों को क्या करना है, अगेन हम लोग को इस पैटर्न में क्वेश्चन का आंसर लेकिन देना पड़ेगा। पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, नॉन क्वालिफाइंग, उसके बेसिस पे हम लोग ये पता करेंगे कि हम लोग का क्वालिफाइंग एसेट कौन सा है इसमें से और नॉन क्वालिफाइंग कैसे, मतलब हम लोग कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे एज पर, ऐसे करके एज पर AS 16 बोरोइंग कॉस्ट यहाँ पर ऐसे लिखते QA लिख देते हैं, क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, दैट नेसेसरीली टेक substantial period of time to get ready for its intended use or sale, intended use or sale ये लिखना ही पड़ेगा। ये हम लोगों के हिसाब से जो है क्वालिफाइंग एसेट होता है, मतलब A16 के हिसाब से, ठीक है। और बोरिंग कॉस्ट को क्या करना है, जैसे मैंने बोला था, देखो यहाँ पर मैंने बोला ना, पहले ये बताओ फिर बोलो बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो हम एक बार लिख के दिखा देते हैं शॉर्टकट में कैसे लिखना चाहिए। तो बोरिंग कॉस्ट क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे बोरिंग कॉस्ट दैट
are directly attributable to the acquisition, construction or production of क्वालिफाइंग एसेट, QA लिख रहे हैं हम, तुम लोग पूरा लिखो, शुड बी कैपिटलाइज्ड। बोरिंग कॉस्ट अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो वो हम लोग का कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। शुड बी कैपिटलाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, एज ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। अदर बोरिंग कॉस्ट, other borrowing cost should be recognized as an expense, तभी तो PL में चार्ज होगा, in the period in which they are incurred, in which they are incurred। ये हो गया, दो चीज हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरह से कॉलम बना लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, क्वालिफाइंग एसेट और नॉट क्वालिफाइंग एसेट, ये आइडेंटिफाई करेंगे। इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, इंटरेस्ट चार्ज्ड टू PL। अच्छा, पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग था, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग। अच्छा, नेक्स्ट पहले लिख लेते हैं, परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन, परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन, पे करो। अच्छा, इसके बाद वर्किंग कैपिटल, परचेज ऑफ व्हीकल, वर्किंग कैपिटल, परचेज ऑफ व्हीकल, advance for tools and cranes, advance for tools and crane, और purchase of technical know-how, purchase of technical know-how। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि पहले क्वालिफाइंग नॉन क्वालिफाइंग कौन सा होगा। तो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर हुआ है, तो अब कंस्ट्रक्शन का काम अगर हमारा मोर देन 12 मंथ्स हो रहा है, अब कब से कब तक का कंस्ट्रक्शन है देख लेते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो बोल रहा है कि फॉर ए मंथ, वर्क वाज हेल्ड अप टोटली फॉर ए मंथ ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर का, 1 अप्रैल में लोन लिया था तो 31 मार्च तक, तो ये 12 मंथ्स तो हो रहा है, तो इसे हम लोग क्वालिफाइंग एसेट मान सकते हैं। ठीक है, पहले ये डिसाइड करें क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं। फिर बोल रहा है परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन। अब परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन अगर रेडी टू यूज है, मतलब जो अवेलेबल है हमारे पास, जो परचेज किया वो रेडी टू यूज है, तो हम लोग का क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। तो अगर हम लोग एजम्पशन ये लेते हैं कि ये रेडी टू यूज है, तो ये हम लोगों का नॉन क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगा। तो ये एजम्पशन हमें थोड़ा सा डिफाइन कर देना पड़ेगा कि हम लोगों ने ऐसा सोचा है। वर्किंग कैपिटल तो हम लोग का नॉन क्वालिफाइंग एसेट ही होता है। और परचेज ऑफ व्हीकल, तो व्हीकल परचेज किया है, अगर ये नॉर्मली रेडी टू यूज होता है परचेज ऑफ व्हीकल, तो ये भी हम लोग का नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। और टूल्स एंड क्रेन, ठीक है, एडवांस क्या हम लोगों ने टूल्स और क्रेन के लिए, तो नॉर्मली एडवांस वाला पोर्शन हम लोग नॉन क्वालिफाइंग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि टूल्स या क्रेन्स जो है वो अभी तक रेडी फॉर यूज नहीं है, क्योंकि अभी तक एडवांस ही किया, परचेस किया नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग नॉन क्वालिफाइंग ही मानेंगे हमेशा। और टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ रेडी फॉर यूज ही होता है। टेक्निकल नो हाउ मतलब किसी से कोई फॉर्मूला खरीद लेना, इंटेंजिबल एसेट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का नॉन क्वालिफाइंग एसेट हो जाएगा, क्योंकि ये रेडी टू यूज होता है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका जो इंटरेस्ट है ये हम लोग का कहां पर चला जाएगा, इसका जो इंटरेस्ट है वो हम लोगों का कैपिटलाइज्ड होगा।
ठीक है, अब कितना अमाउंट होगा, 80 लाख था, 80 लाख का कितना हो जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 80 लाख, 80 लाख इनटू, अच्छा कितने लोन का अमाउंट है 25 डिवाइडेड बाय टोटल, तो टोटल कितना है, टोटल लोन का अमाउंट है हम लोग का 32 करोड़, 32 करोड़। अच्छा ये 25 भी करोड़ है, तो ऐसे लिखेंगे तो आंसर मिल जाएगा कैपिटलाइज्ड का, कितना हो जाएगा 80 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 32, तो ये हो गया 62.5। ठीक है, 62.5 ये हम लोग का हो जाएगा कैपिटलाइज्ड, 62.5 कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। और बाकी हम लोग का पीएल में चार्ज होगा, तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट 3 करोड़, तो इसका पीएल में चार्ज करके दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 करोड़, ऐसे हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 32, 80 लाख डिवाइडेड बाय 32 करोड़ इंटू 3 करोड़, तो ये करोड़ में है। ठीक है, तो तुम लोग आंसर देख के इसको लाख और करोड़ तुम लोग कर लो, मैंने करोड़ को लिखा नहीं है, ये दोनों करोड़ अमाउंट है, तो 7.5 मतलब 7,50,000 आएगा। ठीक है, 7,50,000 ये हम लोग का पीएल में जाएगा, ये वाला भी पीएल में जाएगा। अच्छा ये वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कितना है 2 करोड़, तो इसको ऐसे लिखेंगे 80 लाख इंटरेस्ट, ये हो गया 2 करोड़ और यहाँ पर 32 करोड़, तो 32 80 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 2, तो ये हो गया 5 लाख, ये भी हम लोग का पीएल में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर व्हीकल के लिए 50 लाख है, अच्छा व्हीकल का है 50 लाख, मतलब 80 लाख डिवाइडेड बाय 32 करोड़ इंटू 50 लाख है अभी, तो देखो कितना आएगा 80 लाख डिवाइडेड बाय 32 करोड़, तो 70 होना चाहिए, 32 और उसके बाद 70, 2 2 4 और 3 7 इंटू 50 लाख, 50 लाख, तो ये हो गया 1,25,000। ठीक है, तो थोड़ा सा जीरो ध्यान से देख के कैलकुलेट करो या फिर पूरा लिख लो, जैसे ये लाख है ये करोड़ है, तो इस हिसाब से होगा। और यहाँ पर ये वाला है एडवांस, ये 50 लाख है, तो ये हो गया सेम आंसर होगा इसमें भी, 80 लाख डिवाइडेड बाय 32 करोड़ इंटू 50 लाख, दोनों सेम आंसर होगा 1,25,000। ये भी हम लोग का कहां पर चला जाएगा, नॉन क्वालिफाइंग एसेट है तो पीएल में चला जाएगा, पीएल के कॉलम में ही कर रहा है, लास्ट वाला है 1 करोड़, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 32 करोड़ इंटू 1 करोड़, मतलब 80 लाख बाय 32 करोड़ करना चाहिए, तो 80 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 32, तो ये हो गया 2.5 मतलब 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 ये टोटल करने पे पता चल जाएगा पीएल में कितना जाएगा, तो 2,50,000 प्लस 1,25,000 1,25,000 मतलब यहाँ पर 5 लाख, तो यहाँ पूरा कर देते हैं 7,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 1,25,000 प्लस 1,25,000, उसके बाद 2 लाख, 17,50,000। ठीक है, ये चार्ज टू पीएल हो जाएगा, और बाकी ये वाला जो है 62,50,000 ये हम लोग का कैपिटलाइज्ड होगा। अच्छा अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने इसका कोई ये जो अभी पढ़ाया यहाँ पर, क्या इसका मैंने कोई एडजस्ट क्या बोले इसका एप्लीकेबिलिटी नहीं दिखाया, देखो दिखाते हैं यहाँ पर इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है। यहाँ पर बोला है कि ये काम जो बंद हुआ है ये इसलिए बंद हुआ है हाई वाटर लेवल की वजह से। ठीक है, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना, हाई वाटर लेवल तो जियोग्राफिकल सिचुएशन वजह से हो सकता है, तो अगर हाई वाटर लेवल हुआ है तो फिर हमें कैपिटलाइजेशन करना बंद नहीं करना चाहिए। अगर कुछ नॉर्मल मतलब अवॉइडेबल रीजन होता है जैसे कि लॉकआउट स्ट्राइक वगैरह, तो हम लोग उसको कैपिटलाइजेशन उतने टाइम के लिए नहीं करते, लेकिन अगर सच में जेन्युइन रीजन की वजह से काम बंद है तो कैपिटलाइजेशन होना बंद नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो 25 करोड़ है, ये अगर हाई वाटर लेवल के जगह यहाँ पर स्ट्राइक होता तो हमें क्या करना पड़ता पता है, तब हम लोग को यहाँ पर 1 मंथ का स्ट्राइक है तो 11 मंथ्स का कैपिटलाइजेशन करना पड़ता, और बाकी 1 मंथ का हमें पीएल में चार्ज करना पड़ता इस लोन अमाउंट के लिए। तो ये जो 25 करोड़ का जो होता ना, तब हमें ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता 80 लाख डिवाइडेड बाय 30, ये जो 62.5 आ गया। ठीक है, जितना हम लोग दिखा रहे कैपिटलाइज, लेकिन ये नहीं, 62.5 को हम लोगों को फिर ये 12 मंथ्स का है तो 12 इंटू 11 करके ये दिखाना पड़ता कि कितने टाइम का हमारा कैपिटलाइज्ड होगा, और बाकी 1 मंथ का हम लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ता कि वो पीएल में जाएगा, अगर ये रीजन हम लोगों का
अवॉइडेबल रीजन होता है, लाइक स्ट्राइक वगैरह अगर होता या फिर कुछ और, ठीक है, लॉकआउट स्ट्राइक वगैरह, तो हम लोग का ये कुछ पीएल में चला जाता है उतने दिन के लिए जितने दिन हम लोग उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे, और बाकी जो कैपिटलाइज होता वो बाकी यहाँ पर आ जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रीजन जो है वो नेचुरल रीजन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल है। बियॉन्ड आवर कंट्रोल का मतलब हो जाता है पार्ट ऑफ वर्क, मतलब अनअवॉइडेबल है, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा कैपिटलाइज हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये कैपिटलाइज्ड कर दिया। अब इस चीज को तुम लोग चाहो तो नीचे थोड़ा सा डिफाइन करके लिख दो कि ये कैसे होगा, और हम नहीं लिखवा रहे, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में तो लिखवा दिया कैसे लिखना चाहिए, और नीचे का एजम्पशन तुम लोग जो है खुद लिख सकते हो कि इक्विपमेंट मशीन को हम लोग नॉन क्वालिफाइंग मान रहे हैं, ये रेडी टू यूज है, ठीक है, बाकी जो बाकी चीजों के लिए अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल नो हाउ ये हमेशा रेडी टू यूज ही होता है, व्हीकल भी रेडी टू यूज ही होता है, तो ये सब जो भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, जैसे कि इक्विपमेंट मशीन के लिए, और कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग का जो है उसमें तुम लोग लिख सकते हो कि क्यों हम लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि हमें एज बताता है कि अगर हम लोग का रीजन जो है वो अगर हम लोगों का अनअवॉइडेबल रीजन है, पार्ट ऑफ वर्क है, तो हम लोग उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो इससे तुम लोग का आंसर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये कंप्लीट तो हो गया यहाँ पर जितना भी था, और इससे रिलेटेड अगर कुछ और थोड़ा सा पार्ट बाकी है तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और अभी यहाँ पर जितना सारा क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।